Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exam focus revision sessions August 2023. Today we are conducting first of 5 sessions on CAF 3, Cost and Management Accounting. The timings of today's session would be from 2 p.m. to 5:30 p.m. with necessary breaks, which will be announced from time to time. These sessions can be attended in person at ICAP houses Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Multan, Peshawar and Gujranwala. The students of other cities and abroad can join us using ICAP students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comment section. The material being used today will be available through a link in comment section of this video. This link will be pinned so that students can find it easily. For the introduction of the faculty, I would request Sir Anayatullah Khan Sahab to please come forward. Thank you, Mr. Muhammad Ali Shah. Dear students, Assalamu alaikum. All the best for today's session. This is first of 5 sessions planned starting from today, and we're lucky enough that we have Sir Sayyid Atif Abdi Sahab with us for these sessions. You all know him. He is a phenomenal individual known for his compassionate and benevolent attitude towards CA students. He has more than 16 years of teaching experience in the areas of corporate and business laws, auditing assurance, business management, and other related areas. He is delivering CAF 3 at this level for first time, and we wish him luck. He has written dozens of books for CA students. His dedication and deliberation have really made CA easy. He is already well known to most of you. Without any further ado, please welcome Sir Sayyid Atif Abdi. अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, सर ने हमेशा की तरह बड़ी अच्छी बातें की कि जज्बाती टीचर हैं और जो है वो अच्छे टीचर हैं। बस इस टाइम पे खुशी होती है आप लोगों से मुलाकात करके, और जब लास्ट मंथ में आप तैयारी कर रहे होते हैं और उस टाइम पे कोई हल्की फुल्की सपोर्ट अगर हमारी तरफ से हो सकती है तो उसको कोशिश कर रहे होते हैं। तकरीबन साल पहले भी इसी तरह से कॉस्ट के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट हुए थे। यहाँ पे कॉस्ट का क्रैश कराना था रिवीजन क्लासेस, बट उस टाइम पे अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से वो नहीं कंटिन्यू हो सका। तो इस वक्त जो है ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के हवाले से ना इस सीरीज़ में तकरीबन पहली दफ़ा की एक्टिविटी है। नॉर्मली ये होता है कि न्यूमेरिकल में एक अप्रोच काउंट करती है कि हर टॉपिक की एक बेसिक अप्रोच होती है, टीचर वो बेसिक अप्रोच बताते हैं और उसके बाद फिर दैट इज़ अबाउट बहुत सारी प्रैक्टिस कि अगर एक टॉपिक है तो शायद उसमें समझने वाली बातें होंगी 10 मिनट की, और उसके बाद 8, 10, 12, 15 दिन तक उसके कोई इतने सारे सवाल होंगे कि लोग आहिस्ता आहिस्ता ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो थ्योरी है उसमें वैल्यू कम्स फ्रॉम कि टीचर ने समझाया और आपने समझ लिया और उसके बाद जहन में रह भी गया और आपको लिखना आता है तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं। न्यूमेरिकल में दिस इज़ टू मच अबाउट कि आपका अपना एप्टीट्यूड क्या है और आप उसको किस तरह से साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल चैलेंज था कि हम लोगों ने 5 डेज़ पे उसी तरह से जिस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स की रिवीजन होती है हम इसको कवर करें, और मैंने काफ़ी इस पर गौर किया कि इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। एक तरीका ये है कि हम दिन में एक टॉपिक पकड़ें, उस टॉपिक के ऊपर पहले डिस्कशन करें और फिर 3-4 सवाल या 2-3 सवाल जो हम कर सकें वो करें। और आपको पता है कि नॉर्मली 1.5-2 घंटे की क्लासेस में मुश्किल से एक सवाल सॉल्व हो रहा होता है, और सेशन एंड तक हम 5 टॉपिक्स जिसके 2-2 सवाल प्रैक्टिस किए और हम कहेंगे जी बस इतना ही हो सकता था और क्या हो सकता है।
एक दूसरी अप्रोच ये है कि हम सिर्फ उसको थ्योरेटिकली डिस्कस करें, हम कहें इस टॉपिक में ये बातें, इस टॉपिक में ये बातें, इस टॉपिक में ये बातें हैं, तो फिर अगेन वही वाली बात है कि वैल्यू तो ड्राइव नहीं होती, क्योंकि जो राइटिंग में चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ये सामने जो स्क्रीन है ये आपको शायद थोड़ी सी ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू ड्राइव होगी वो ज़ाहिर है राइटिंग एक्सपीरियंस से भी होती है कि आप कहते हैं सर एक टॉपिक समझ तो आ गया, अब इसको न्यूमेरिकल में दिखाएं। अब न्यूमेरिकल में दिखाने के लिए जब न्यूमेरिकल को लिखना शुरू करते हैं तो पता लगता है वो कॉन्सेप्ट जो 5 मिनट में समझा है, 1 घंटे तक हम उसको न्यूमेरिकली देखते रहते हैं और उसके बाद फिर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा एक विन विन सिचुएशन निकालने की कोशिश की है कि सिलेबस कवरेज भी हो सके हमारी इंशाल्लाह ताला, और हम राइटिंग में भी चीज़ों को लेके चल सकें। तो मैंने ये किया है कि तकरीबन 4 दिनों के ऊपर टॉपिक्स को स्प्रेड किया है। हम 4 दिनों में टॉपिक्स की, हर टॉपिक की एक बेस बनाएंगे। बेस बनाने के बाद मैं फिर आपको ऑलरेडी रिटन क्वेश्चंस के ऊपर से चीज़ों पे कमेंट करते हुए, उसको हाईलाइट करते हुए आपको दिखाता जाऊंगा। जहाँ किसी वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी हम ऑन द स्पॉट वन नोट ओपन करके उस वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या थी, किस तरह से थी। और जब हमारे 4 दिन का एक्सपीरियंस ख़त्म हो जाए तो फिर लास्ट डे हम रीसेंट पेपर उठाएँ और पूरा का पूरा सॉल्व करें। उससे वो जो एक वैल्यू ड्राइव होनी है कि जी राइटिंग में चीज़ें समझ आएँ या इस तरह से करके, तो उस रीसेंट पेपर में भी आपको पता है कि 8-9 सवालों से समझें, 8-9 टॉपिक्स का हर का एक सवाल कम से कम हमारे पास प्रैक्टिस में आ जाता है। अच्छा, फिर चूँकि टॉपिक में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और वो अपने फ़्लो में चल रही होती हैं, तो उसको थोड़ा सा मज़ीद ऐड ऑन करने के लिए कोशिश ये की है कि जिस तरह से हम एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर रहे होते हैं कि जिसमें साथ साथ डाटा शेयर हो रहा हो, यानी कि यहाँ जितनी भी स्लाइड्स हैं डे एंड पे वो सारी मार्किंग के साथ मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा, गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूँगा उसका लिंक। और वो व्हाट्सएप जो है वो हमारे कमेंट्स में नॉर्मली जो फेसबुक पे जहाँ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है तो वहाँ कमेंट्स में पिन हुआ आ रहा होता है, आप उस पर जाके उस पर क्लिक करें तो आप उस गूगल ड्राइव पे भी पहुँच जाते हैं, वहाँ सारा डाटा पड़ा हुआ होता है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी चीज़ें हम साथ साथ शेयर कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। तो होगा ये कि हर दिन की स्लाइड और सारी चीज़ें शेयर होंगी। अब किसी भी दिन अगर किसी चीज़ में थोड़ी सी कमी रह गई, हम कहते हैं कम टाइम था, वक्त से लड़ रहे थे, जल्दी समेट लिया, एक सवाल हल्का सा डिस्कस करना शुरू किया, समझ आया कि टाइम ख़त्म हो गया है, तो 1-2 सवालों की कोई वीडियो, कुछ एक्स्ट्रा डाटा, इस तरह की चीज़ आपको ऐड ऑन के तौर पर दे दी जाए। तो यूँ समझें कि ये कोर्स कम्प्लीमेंट होगा उन सारी चीज़ों को मिला के, लेकिन मेनली कोशिश ये होगी कि 80 to 90% ऑफ द कंटेंट्स यहाँ पे डिलीवर हों। अब जैसे लास्ट डे हमने कहा हम रीसेंट पेपर को सॉल्व करेंगे, एक है रीसेंट पेपर को सॉल्व मैं अकेले करूँ तो जाहिर है वो बीइंग अ टीचर मैं उसे कम टाइम में सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर आपको साथ साथ दिखा के सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर डिबेट भी हो रही होगी, उसकी अप्रोच पे भी बात हो रही होगी। तो आई फियर कि अगर उस टाइम पे हम सारे सवाल नहीं भी कर सकें तो जितने भी सवाल बच जाएं, मैं फिर उसके बाद 1-2 दिन में जब सेशन हमारे ख़त्म हो आपको मैं अलग से रिकॉर्ड करके उसी ड्राइव में डाल दूं। तो यानी कि हम इस सेशन में जो भी गैप आएगा उसको हम इंशाल्लाह ताला आगे कवर करने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ओरिएंटेशन है उसमें मेन टारगेट हमारा ये है कि हमने देखना है कि अच्छा बुक्स कौन सी फॉलो करनी होती हैं, किस तरह से ICAP की बुक जो है हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इश्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन, क्या इश्यूज़ हैं CMM में, एग्जामिनर कमेंट्स। मैं बहुत सारी अटैम्प्टों के एग्जामिनर कमेंट्स आपको पढ़वाना चाहूँगा। हम हमेशा जो है वो अपने टीचर के पास जाके पूछते हैं कि सर बताएं मैं फ़ेल क्यों हो रहा हूँ, और टीचर का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है हम खुद। हम टीचर को जाके बताते हैं सर मैं बहुत ही लाइक बच्चा हूँ, मैं क्यों फ़ेल हुआ। टीचर परेशान हो जाता है, पता नहीं इतना लाइक बच्चा कैसे फ़ेल हो सकता है। आप कहते हैं सर मैंने 500 सवाल किए थे, सर मैं पेपर से पिछले दिन 25 सवाल किए थे, पेपर मेरा बिल्कुल परफेक्ट हुआ था, मेरा हर चीज़ टैली थी, सारे टोटल टैली थे, सॉल्यूशन आया तो सॉल्यूशन में एग्जामिनर ने वो सॉल्यूशन बनाने वाले ने एक आध जगह गलती कर दी, मेरी वो गलती भी नहीं थी। अब बच्चा इनपुट दे रहा है टीचर को, फिर टीचर से पूछा सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों फ़ेल हुआ। टीचर कहते हैं यार जो तुम बता रहे हो तुम तो सुपरमैन से भी ऊपर जा चुके हो, मुझे क्या पता तुम क्यों फ़ेल हुए हो। अब वो पर जनरलाइज़ करेगा, नहीं तुम पढ़ते थे, हाँ सर मैं पढ़ता भी था, लिखा अच्छा था, हाँ। अब जब सामने कागज़ ही नहीं है तो टीचर गरीब को क्या पता लगेगा। अच्छा जिसने चेक किया वो तो लिखता रहा, बताता रहा कि क्या गलती करते रहे, वो तो आपने कागज़ देखा ही नहीं। हर सब्जेक्ट में हर दफ़ा ICAP एग्जामिनर कमेंट्स देता है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये मसला था, इस क्वेश्चन में ये मसला था, इसको ऐसे अटैम्प्ट करना था, इसको ऐसे अटैम्प्ट करना था, ये गलती की। अच्छा एक ओवरऑल कमेंट्स भी होते हैं, इस दफ़ा बच्चों में ओवरऑल लैक ऑफ प्रिपरेशन नज़र आया, ओवरऑल बच्चों में ये प्रॉब्लम नज़र आया। तो रादर देन कि आप अपने टीचर के पास जाके पूछें, टीचर से तब पूछें जब आपने टीचर को टेस्ट करके दिया हो और सर से कहें सर ये टेस्ट चेक करके बताएं मेरी क्या गलती है। तो
जब आप ICAP में जाके पेपर अटेम्प्ट करते हैं और वो पेपर में आपको नंबर ख़राब मिलते हैं या कुछ गड़बड़ होती है, तो उस ICAP से जाके पूछें कि भाई ये आपने मेरे नंबर क्यों काटे हैं। और ICAP पब्लिकली बता रहा है, सवाल बाय सवाल बता रहा है कि गलती कहाँ पे थी, गड़बड़ कहाँ पे थी। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जामिनर कमेंट्स भी आपसे शेयर करूँगा कि कॉस्ट में एग्जामिनर जो है, जो चेकर्स हैं हमारे, उनको क्या दुख हैं और वो किन किन चीज़ों को बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। उसमें से कुछ स्टैट्स निकालेंगे उसका फ़ायदा लेने के लिए। पास पेपर एनालिसिस एक अहम चीज़ है कि देखेंगे पास पेपर का ट्रेंड क्या है, कौन से टॉपिक किस तरह से आ रहे हैं। ऑल दो मुनासिब टॉपिक्स हैं और वो इतना स्प्रेड करके पूछते हैं कि बड़ा कम ही हम ये कह सकते हैं कि 3 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से मेन पेपर आता है। लेकिन अगेन हम प्रेफरेंस ज़रूर समझ सकते हैं कि जो ओरिएंटेशन है वो कौन से टॉपिक्स की तरफ ज़रा ज़्यादा इंक्लाइंड है, ताकि हम उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छी एफर्ट करके चले जाएं और बाकी जगह भी एफर्ट कर रहे हो लेकिन हमें थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच हो। देन ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स पे बात करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चलते हैं। सबसे पहले CMA के साथ इश्यूज़ क्या हैं। मैं हमेशा मानता हूँ कि 6 महीने तक पढ़ने से कहीं बेहतर है कि एक दफ़ा बंदा 6 घंटे बैठ के सोच ले कि मैं सब्जेक्ट पढ़ने क्या जा रहा हूँ, इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके मसलों मसाइल क्या हैं। जब आपको समझ आ जाता है कि सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मसले हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस कर पाते हैं और आप उसको उस तरह से पिक कर पाते हैं। अगर मुझसे पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि जी CMA के साथ इश्यूज़ ये हैं कि लोगों को रिक्वायरमेंट समझ नहीं आती। रिक्वायरमेंट्स, अब आपने प्रैक्टिस किया 6, 7, 8 सवालों को, जब प्रैक्टिस करके आपके सामने ICAP में सवाल आया, आपको देखा देखा लगा, आप जज्बाती हो के पहले T अकाउंट बना देंगे, जज्बाती हो के पहले फॉर्मेट खड़ा कर देंगे और उसके बाद सवाल में आके चीज़ें वहाँ डालना शुरू कर देंगे। एग्जामिनर कमेंट में 2 महीने बाद ICAP रोता हुआ कह रहा होगा, भाई पढ़ तो लेते, मैंने वो वाली वर्किंग तो मांगी ही नहीं थी जो तुमने बड़े शौक से सजा दी, मैंने तो कुछ और कहा था आपको। तो एग्जामिनर कमेंट से हमें ये पता लगता है कि रिक्वायरमेंट लोग सही से नहीं पढ़ रहे। तो एक बहुत बड़ा इशू है CMA के साथ कि टॉपिक आने के बावजूद भी, सवाल आने के बावजूद भी आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। टाइम मैनेजमेंट सबसे हॉट इशू। पेपर पूरा नहीं होता, पेपर पूरा हो ही नहीं सकता। पेपर पूरा हो जाए तो अच्छा नहीं होता और अच्छा करें तो पूरा नहीं होता। अब ये एक जंग है, अच्छाई वर्सेस कंप्लीटनेस, और इस जंग में ना कंप्लीटनेस जीत जाती है, अच्छाई पीछे रह जाती है। क्योंकि अच्छा करने बैठेंगे तो 9 सवालों में से 3 सवाल अच्छे हो जाएंगे। कंप्लीटनेस की तरफ जाएंगे तो हर सवाल के कुछ ना कुछ नंबर आप समेटते चले जाएंगे। मैं इन पे टिप्स की तरफ आऊँगा तो ज़रा उस तरफ देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इशू जिसके ऊपर हमने बात करनी है। मेरी आज की डिस्कशन में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी बात होगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सकती है अगर हम एक अप्रोच ध्यान में रखें। मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, वाहिद अकाउंटिंग जिसमें मैथ इस्तेमाल हो रही है और अच्छी खासी इस्तेमाल हो रही है। इस परसेंट के, उस परसेंट के, वो परसेंट का वो परसेंट कितना बनता है, ये कैपेसिटी जो इस वक्त चल रही है, अगर ये कैपेसिटी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी का 70% है और हम अपनी कैपेसिटी को 50% बढ़ा रहे हैं और हम नई कैपेसिटी की 80% पे होंगे, तो हम आज से कितने ज़्यादा यूनिट्स बना रहे होंगे। अब आज एक कैपेसिटी के आप 70% पे खड़े हैं और जिसके 70% पे खड़े हैं उसने 150% हो जाना है, और उस नई 150 वाली परसेंट के आप 80% पे आएंगे, तो पिछले 70 से इस 120% तक आपने कितना सफ़र तय किया। तो इस तरह की चीज़ें जब एक बंदा करने बैठता है तो कहता है मैं किधर फंस गया हूँ। मैं तो टीचर ने कहा था अकाउंटिंग ये होती है कि सवाल होता है, एक फॉर्मेट होता है, उसमें चीज़ें पुट करते जाओ, खुद ब खुद होता चला जाता है। वो एक एडजस्टमेंट ऐसी फंस जाती है कि 15 मिनट तक बंदे को नहीं समझ आती कि क्या हुआ, और 15 मिनट बाद फिर लग समझ जाती है, क्योंकि वो तो 2 नंबर का एक पॉइंट था या 1 नंबर का पॉइंट था और वो पेपर खा गया। अब पेपर वापस हाथ में नहीं आ रहा। तो मैथमेटिकल एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको जान के हैरत होगी कि हमारे पास पहले ही 5 दिन है, बड़े कम, बट मैंने ओरिएंटेशन के बाद एक पूरा सेशन सिर्फ मैथ, बेसिक मैथ को तेज़ करने की टेक्निक्स के ऊपर लगाना है इंशाल्लाह। प्रॉब्लम ये है कि जब वो बेसिक टेक्निक्स नहीं पता होती तो आप एग्जामिनर के सोल्यूशन को, ये सजेस्टेड सोल्यूशन को देखते हुए बार बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये हुआ क्या, ये 1.2 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, 0.98 से डिवाइड क्यों हुआ, 0.97 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, और खुद करने बैठते हैं तो इतनी लंबी कैलकुलेशन बन जाती है। ICAP के सोल्यूशन में देखिए एक लाइन में 4 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया हो तो जवाब निकाल देते हैं। आप सोचते हैं ये तो मेरे से नहीं होगा, और जब ये नहीं होगा तो आप हर जगह टाइम इस्तेमाल कर लेते हैं। विद मैथ आप पेपर में हर सवाल में से टाइम सेव कर सकते हैं।
भाई अगर पेपर में 9 सवाल हैं और आपने मैथ पे ग्रिप आने की वजह से हर सवाल में 5 मिनट बचा लिए, तो कितने इजाफी मिनट आ गए आपके पास? मैं मैथ की अफादियत पे बात कर रहा हूँ और मैंने 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने का कहा है और क्लास में लोग ब्लैंक हैं। 9 सवाल हैं, 5 मिनट हर सवाल में से बचे हैं, तो 45 मिनट बच जाएंगे। 45 मिनट इस पौना घंटा पेपर का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन आपके पास एड ऑन में आ गया, एक्स्ट्रा बकेट आ गई कि ये लें जी आप अच्छे बच्चे थे, आपको हम 45 इजाफी मिनट दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने लंबी कैलकुलेशन नहीं की, छोटी कैलकुलेशन की। जान के हैरत होगी, मैंने 5 जो है ना ज़रा कसर नफसी से काम लिया है, थोड़ा सा ना आजिज़ी से मैंने 5 मिनट का है, 12, 13, 15 मिनट बच जाते हैं, क्योंकि आप एक सवाल पे उसके ड्यू टाइम से तो ज़्यादा लगा रहे होते हैं। तो नॉर्मली 10, 12, 15 मिनट भी किसी सवाल में बच सकते हैं अगर आपको पता हो कि मैंने किस तरह से कम कैलकुलेशन, शॉर्ट कैलकुलेशन चीज़ों को लेके चलना है। तो अगेन एक ही है कि मैं जल्दी जल्दी से सिलेबस खत्म कराऊँ, आप भी टिक लगा लें, सर ने सिलेबस करा दिया, हमने देख लिया, हमने सवाल कर लिए, बस अब आई कैप में जाके देखेंगे। बट आई कैप में आपने जो जंग लड़नी है, आई कैप में जो जिन चीज़ों को देखना है, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। लॉन्ग कैलकुलेशन मेथड्स अडॉप्टेड। एक चीज़ को करने के शॉर्ट तरीके हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग तरीके की तरफ लोग जाते हैं, जिसकी वजह से आई कैप भी थोड़ा सा उलझता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को शॉर्ट कैलकुलेशन में करने की, और फिर मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ और जो सवाल आपको दिखा रहा हूँ वो मैं शॉर्ट कैलकुलेशंस के हिसाब से दिखा रहा हूँ। मीनवाइल कहीं लॉन्ग कैलकुलेशन होगी तो हम उसको साइड पे ले जाके देखेंगे कि हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर एक दफ़ा शॉर्ट कैलकुलेशन की में आदत पड़ जाए तो फिर हम बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। फिर हम सजेस्टेड सोल्यूशन को देख के कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होंगे कि मेरा 2.5 सफ़े में ख़त्म हुआ सवाल, उन्होंने एक टेबल बनाया, 11 लाइन आइटम डाले, ख़त्म हो गई कहानी, और मैं इधर जनाब समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रही है, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे तरीके से चल रहा हूँ। मैंने अपने उस लंबे तरीके को शॉर्ट करना है ताकि चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों। देन शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी। ये CMA पुराना वाला CMA नहीं है, पुराना CMA बड़ा CMA होता था, भारी CMA होता था। ये भारी CMA नहीं है, इसमें इतने सारे टॉपिक्स नहीं हैं, इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक MFA में जा चुके हैं, और MFA के भी जो बड़े टॉपिक हैं वो पहले कॉस्ट में हुआ करते थे। बजटिंग पे काफ़ी टाइम लगता है, टाइम वैल्यू पे काफ़ी टाइम लगता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन होती है, ये सारी की सारी चीज़ें पहले कॉस्ट में होती थी। अब कॉस्ट के टॉपिक्स कम है, अब इन कम टॉपिक्स के साथ भी एक बंदा कहे मैंने सिलेक्टिव स्टडी करनी है, भाई अगर गिनती के टॉपिक्स ही 12 हैं और पेपर में सवाल 8-9 आ रहे हैं तो फिर क्या छोड़े। ऑब्वियसली मतलब फिर तो हर टॉपिक की आने की प्रोबेबिलिटी है, और हो सकता है आप एक टॉपिक इसलिए छोड़ जाएं कि 11 अटैम्प्ट से नहीं आया, हो सकता है कि आप इस दफ़ा देके और अगली 11 अटैम्प्ट में ना पूछे, हो सकता है वो साइकिल पूरा होने वाला, हो सकता है वो पूरनमाशी की रात हो और जो है वो पूरा चांद है और जो है वो एन मौके पे वो भेड़िए निकल आए हों, और तो मतलब आप यू नेवर नो कि कभी भी कोई भी सरप्राइज़ आ सकता है। तो हम ये क्यों सोचें कि इतने अरसे से नहीं आया, चलो ठीक है मेरे से भी नहीं पूछा जाएगा। तैयारी हमारी पूरी हो, हाँ जो कम आ रहा है उसके ऊपर शायद हमने उतनी प्रैक्टिस ना की हुई हो, लेकिन उसके सवाल को देख के डर ना जाए पेपर में। तो सिलेक्टिव स्टडी जो है ना, इस तरफ नहीं जाना। लॉन्ग कैलकुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का हल हमारे पास एक ही है, दैट इज़ मैथ। हम मैथ पे काम करेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, और बार बार इस कोर्स में आपको दिखा रहा हूँ कि मैथ कितनी इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स को मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेके चलूँगा, मैं इसे मैथ के हिसाब से लेके चलूँगा, क्योंकि मेरी भी जो है ना वो कुछ क्या कहते हैं एहसास कमतरी है। मैं मैथ से जुनून की हद तक मोहब्बत करता था, PhD मैथमेटिक्स करना चाहता था और मैथ का एक बड़ा सीनियर प्रोफेसर बनना चाहता था जो नई थ्योरम भी दे मैथ के ऊपर। FSC में अपने बोर्ड में टॉप किया था, सारा कुछ जो है ना अपने कॉलेज में। गलती से CMA आ गया ये सोच के कि इधर भी मैथ है, वो कुछ साल बाद पता लगा कि मैथ नहीं है। अकाउंटिंग के टीचर ने कहा कि कैलकुलेटर इस पे 4 बटन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन 4 के अलावा किसी और से हमारा कोई काम नहीं। तो वहीं समझ आ गया था कि ये मैथ नहीं है। तो उस वक्त से मुझे ये था कि अब कहीं CA में जहाँ पे भी मैथ हो ना, मैं उसे पढ़ाऊँ ज़रूर। तो QM का एक पेपर होता था, वो जब पढ़ाने की कोशिश की कॉलेज वाले कहते थे जी आप कैफ पढ़ाएँ, आप CFAP पढ़ाएँ, आप सीनियर पेपर पढ़ाएँ, आप ये जूनियर पेपर क्यों पढ़ा रहे हैं। तो फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती थी CA फाइनल में, वो मुझे ज़रा पसंद थी, उसमें मैथ था, उधर काम चल जाता था, उधर मैं अपने शौक़ से थोड़ा बहुत कभी उस पर डिस्कशन कर लेता था। लेकिन कैफ में जो है वो कभी भी ये मेरा फेमस पेपर नहीं रहा,
चूँकि जब मैं कॉलेज के पास जब पहली दफ़ा पढ़ाने गया तो पता लगा कि कॉस्ट और बाकी जगह तो उनके टीचर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनको लॉ में बंदे की ज़रूरत है। और लॉ मुझे बहुत बुरा लगता था, रट्टा फजूल बातें। मैं कोई बात नहीं, लॉ में बंदे की ज़रूरत है, लॉ में कोशिश करते हैं। फिर अगली दफ़ा उन्हें ऑडिट में बंदे की ज़रूरत पड़ी। हम भी रोज़ी रोटी के चक्कर में जो मतलब जो ख्वाहिश है उसे साइड पे रख दिया, जो मिल रहा है उसे वो करते गए। तो अल्टीमेटली शायद आज से 5 साल पहले भी मेरी किसी ना किसी वीडियो में मैंने एक दफ़ा बताया हो कि मेरी प्रेफरेंस क्या है। मुझे अगर सारा कुछ रीसेट हो और मुझे दोबारा से मौका मिले तो मैं कहूँगा मैंने QM पढ़ानी है। मैं आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ QM से। सेकंड नंबर पे मुझे BM पसंद है। उसके बाद अगर अकाउंटिंग में कोई अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर कहीं ऑडिट और सबसे एंड पे लॉ है। लेकिन दुनिया ना रिवर्स चलती है, वो कहते हैं लॉ का टीचर है, वो इतना लॉ पढ़ाया कि छाप लग गई है। मैंने वो ICAP ने शेयर किया कि कॉस्ट में सर 5 दिन की रिवीजन कराएंगे, नीचे बच्चे कह रहे हैं ये कब से कॉस्ट में। अब वो तकरीबन को 5-6 सेशन से कॉस्ट को मैं दोबारा से कोविड के बाद से कॉस्ट वगैरह को अलग से ऑनलाइन भी पढ़ा रहा था, एक पूरा सेशन फिजिकली भी उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है। लेकिन ये है कि थोड़ी सी छाप लग जाती है। तो अब जब छाप लगी हुई है और सबको है कि ये न्यूमेरिकल का वो उस तरह वाला टीचर नहीं है, तो मुझे उस तरह वाला टीचर बनना भी नहीं है। उस तरह वाले टीचर तो ज़ाहिर है आपको लंबे लंबे सवाल करा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। मैंने थोड़ा सा लॉजिक की बात करनी है। अगर आपने कभी भी मेरे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा है तो अगर सब्जेक्ट मुश्किल भी है तो मैंने उसे मुश्किल कोशिश की है कि ना ही कहूँ, उसको आसान कहा है ताकि कम से कम आपका दिमाग मेरी तरफ मुतवज्जह तो हो। और जब आप उसे समझते हैं तो वो आसान हो जाता है। तो हम कॉस्ट को समझ के करेंगे, और जब आप कॉस्ट को समझेंगे ना फिर आपको पता लगेगा पीछे हर जगह मैथ है। मैं हर टॉपिक उठा के आपसे कहूँगा कि देखें अगर इसके पीछे की मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग है ना तो आगे मसले सारे हल हो जाते हैं। तो बस आपकी समातें जो है वो चाहिए होंगी, आपने समझना है, साथ साथ चलना है। ये 3 काम हमारे मैथ से रिजॉल्व होंगे। तो मेरे हर टॉपिक की बैक पे मैथ होगा, और जहाँ मैथ नहीं होगा वहाँ पे फॉर्मेट्स और चीज़ों को देखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि बस मैं आपको लॉजिक दूंगा और बस ठीक है। हम उसके बाद कुछ फॉर्मेट्स जहाँ जहाँ जिन सवालों पे एप्लीकेबल हो सकते हैं हम उन फॉर्मेट्स की बात भी करेंगे, ताकि आप अपने तरीके से भी चलें लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। क्योंकि क्या है कि आपने एक सवाल की प्रैक्टिस की है, पेपर में जाते हैं उसमें 2 नई एडजस्टमेंट आ जाती हैं। और कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड हो कि आपका ये 16 में ये वाला डिस्क्लोजर कैसे था, ये कैसे था। वो एक नई एडजस्टमेंट है, वो उसी टॉपिक के अंदर से आई है और उस टॉपिक में किताब में भी नहीं लिखी हुई थी। वो ICAP के एग्जामिनर ने पेपर बनाते वक्त पेपर सेटर को उस वक्त लगा कि इस चीज़ को मैं यूँ ट्रिकी कर दूँ। अब ये चीज़ किसी किताब में नहीं लिखी कि अगर एक कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी इतनी है और वो इसका इतने % इस्तेमाल हो रही है तो अगर इतने % बढ़ा देंगे और उस बढ़े हुए का इतने % कम कर देंगे तो पुराने और नए वाले में फासला कितना होगा। ये अब किताब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट टॉपिक नहीं है, ये कॉस्ट नहीं है, ये मैथ है। लेकिन हम उसे कॉस्ट समझते हुए उसके पीछे की मैथ इग्नोर कर देते हैं और पे फंस जाते हैं। हो सकता है आपको मैथ से डर लगता हो, तो आपको उस मैथ से डर लगता था जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्री होती थी, साइन थीटा कॉस थीटा होता था, लॉगरिथम्स होते थे। ये उस तरह की मैथ नहीं, बेसिक मैथ है ये। वो बिल्कुल QM में आपने हल्की सी जो बेसिक मैथ पढ़ी थी उस लेवल की है। ये 6ठी 7वीं क्लास में जिस तरह की मैथ होती है ना, रेशो, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, ये वो वाली मैथ है। तो बस टॉपिक्स के पीछे की मैथ समझनी है, वो इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगी। एग्जामिनर कमेंट्स ज़रा देखते हैं एग्जामिनर के क्या दुख हैं, कहाँ कहाँ वो कितना परेशान है। 2018 स्प्रिंग में उन्होंने कहा जी ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड थी, 54% बच्चे पास हो गए। मेरे ख्याल में कोई पानी पीने भी गया था ना, उसे भी पास कर दिया। 54% के बाद बचा क्या? इतना तो FSC का रिजल्ट नहीं है, मैट्रिक का रिजल्ट नहीं है, 5वीं का रिजल्ट नहीं है। आपने तो मुझे बड़े जालिम ICAP का बताया था, ये ICAP क्या कह रहा है 54% बच्चे पास हो गए। आप कहेंगे सर वो 2018 की अटैम्प्ट है ना, उस वक्त ऐसे होता होगा, अब तो 2% बच्चे पास होते हैं। 54% देखें, 100% में से 30% लोग उस दिन तैयार होते ही नहीं पेपर के लिए, वो बस आ गए होते हैं। 70% इरादे से आए होते हैं। अच्छा, 70% में से तैयारी करके कितने आए होते हैं? मुश्किल से 50। तो 50% जो तैयारी करके आए थे वो पास हुए और 4% जो पानी पीने के लिए आए थे वो भी पास हो गए। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट में कुछ ऐसा जादू है कि अजीबो गरीब सी गहराइयाँ होने के बावजूद भी 54%। और ये मैं बड़े कॉस्ट का जिक्र कर रहा हूँ, स्प्रिंग 2018, उस वक्त ये कॉस्ट और MFA का मिक्सचर होता था, कॉस्ट प्लस MFA के वो बड़े बड़े टॉपिक्स। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा चोर रास्ता है जिससे लोग पास हो जाते हैं।
उस चोर रास्ते को हमने सेशन के एंड तक समझने की कोशिश करनी है। वो कहाँ है, किस तरह से है, वो पोर्टल अगर ओपन हो गया ना, वो कहानी समझ आ गई तो बस हमने फिर पेपर पास कर लेना है इंशाल्लाह। क्या कहा इन्होंने? उन्होंने कहा 54% लोग पास हुए। कंसर्न ये था कि बच्चों ने कैलकुलेशंस की लेकिन कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई थी, बस लिखते जा रहे थे, पता ही नहीं लग रहा क्या लिख रहे हो भाई, क्या ये मटेरियल है, ये लेबर है, ये क्या हुआ, क्या है, ये वर्किंग निकाल रहे हो, ये आइडल आवर्स हैं, क्या है। उन्होंने कहा बस बच्चे लिखते जा रहे थे, उनके पास इतना टाइम ही नहीं था, तो बगैर डिस्क्रिप्शन के उन्होंने किया। और इट वॉज, अब आगे उनका दुख क्या है, इट वॉज लेफ्ट टू द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डन। उन्होंने कहा हमारे ऊपर छोड़ दिया कि सोचो ज़रा मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर एग्जामिनर ने नंबर दिया और कहा सोचो तुम्हारे साथ हो ही गया है। तो ये किसी टीचर के कमेंट नहीं है, किसी सीनियर के कमेंट नहीं है, उन लोगों के कमेंट हैं जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं। उनसे पूछें कि आप पेपर में क्या गलती कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेंथी स्टेप्स को फॉलो किया, लेंथी स्टेप्स यूज़ किए। ICAP का एग्जामिनर रोते हुए कह रहा है कि बच्चों की 2 बड़ी गलतियां क्या नज़र आई हैं, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या करी जा रहे हैं, और लेंथी स्टेप्स को यूज़ किया। चलें थोड़ा आगे वाले एग्जामिनर को देखते हैं, शायद बच्चे सुधर गए हों। स्प्रिंग 18 से आगे जंप करते हैं, ऑटम 18। उन्होंने कहा जी ड्रॉप हो गया, 54% से ड्रॉप होकर 38% पे चला गया, परफॉर्मेंस स्टिल सेटिस्फैक्ट्री है। स्टूडेंट में लैक ऑफ प्रैक्टिस नज़र आ रही है और लेंथी मेथड यूज़ कर रहे हैं। लो जी फिर से लेंथी मेथड्स पे आ गया। उसने कहा समझ ही नहीं आ रही बच्चे कर क्या रहे हैं, लेंथी मेथड यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर नीचे सवाल बाय सवाल भी बातें की हुई होती हैं, मैं उसको फिलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल कमेंट्स बता रहा हूँ। स्प्रिंग 19 उन्होंने कहा लो जी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्लाइटली इंप्रूव हुई है, 39% से 41% में हम चले गए हैं। लेकिन फलाना वाले सवाल में डिसअपॉइंटिंग था और उसको नहीं वो हो रहा था, इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम सवाल को क्यों देखें। एक ओवरऑल ट्रेंड 39 से 41 पे गया। ओवरऑल परफॉर्मेंस लोअर हो गई प्रीवियस अटेम्प्ट से 41 से 31%। वेरिएशन चेक कर रहे हैं आप, 54%, 38%, 41%, फिर 31%। वही पेपर, वही एग्जामिनर, तकरीबन उसी तरह के बच्चे, लेकिन वेरिएशन आ रही है। क्यों? क्योंकि उस पेपर में शायद 2 ऐसे सवाल हों जिसमें 2 ऐसी नई बातें हों जो उनको नहीं पता हों, और उन्होंने जो 10 सवाल सॉल्व किए थे शायद उसमें उनका जिक्र ही नहीं था। और ICAP ने ये थोड़ी कि आप सवाल सॉल्व कर लो उसी तरह का सवाल हम आपको दे देंगे, वो नए सवाल में नई एडजस्टमेंट करेंगे। तो जिसने लॉजिक से नहीं पढ़ा हुआ वो उस नई एडजस्टमेंट को देख के फौत हो जाता है। तो एक आदत डालनी है, कॉस्ट कम से कम लॉजिक से पढ़ लें। मुझे पता है आप FR1 FR2 के साथ जो करते हैं वो सबके सामने, आपको भी पता है। आपको ये पता है कि टी अकाउंट में लेफ्ट में ये डाल दो, राइट पे ये डाल दो। आपको ये पता है ऊपर ये लिखा होना चाहिए, नीचे ये लिखा होना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। लेकिन बस ऐसा करने से नंबर मिल जाते हैं। तो FR2 FR1 के सवाल मुश्किल होते हैं लेकिन प्रेडिक्टेबल होते हैं। यहाँ पे एक नई एडजस्टमेंट हर दफ़ा नज़र आती है जो कि किताबों में लिखी हुई नहीं थी। और किताब में क्यों लिखा होगा कि किस परसेंट को, किताब तो आपको सिर्फ बताएगी कि आपको परसेंटेजेस मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए बस। पेपर इज़ हाफ मैथ, तकरीबन आधा पेपर मैथ होता है। खैर प्रॉब्लम क्या थी? सिलेक्टिव स्टडी और पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जिसका अगेन ताल्लुक है, लंबे तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे तो कम टाइम बचेगा, बरकत ख़त्म हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट आउट हो जाएगी। सिलेक्टिव स्टडी स्प्रिंग 2020 में उन्होंने कहा लो जी परफॉर्मेंस हैवी लेवल पे इंप्रूव हुई है, 31 से 48% पे आ गई है। और क्वेश्चन 6 में कुछ मसला था, उसको इग्नोर करते हैं। एग्जामिनी टेंड टू आंसर विदाउट स्ट्रेटेजाइजिंग द अप्रोच एंड फॉर्मेट। बच्चे आंसर देना शुरू कर देते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने पहले क्या बताऊं बाद में क्या बताऊं। वो स्ट्रेटेजाइज ही नहीं कर रहे, प्लान ही नहीं कर रहे कि कैसे करें, बस करते जा रहे हैं। और अनकॉल्ड लॉन्ग वर्किंग थी और वेस्टेज ऑफ टाइम था। ये लॉन्ग वर्किंग वाली बात ना कुछ तीसरी चौथी दफ़ा रिपीट हो रही है। फिर नीचे मैंने ग्रीन कर दिया। ICAP ने तंग आके कहा भाई मेरा मशवरा सुनते हो? मशवरा ये है कि रीडिंग टाइम को ध्यान से इस्तेमाल करना, रिक्वायरमेंट को समझना और केयरफुली सवाल की इंफॉर्मेशन को पहले पिक कर लेना, फिर आंसर करना। तो उससे पूछे ना जो हमें बता रहा है। तो एग्जामिनर हमें बताता जा रहा है कि हम कहाँ मार खा रहे हैं और हमें साथ साथ तोड़ के भी बताता जा रहा है। कितना अच्छा एग्जामिनर है। वो कह रहा है आओ मैं तुम्हें लड़ने का तरीका बताऊं, ऐसे लड़ोगे मुझे हरा दोगे।
और हम कहते हैं कि जी वो पंखा चलता है और पेपर उड़ जाते हैं, जो पेपर उड़ जाता है वो उड़ जाता है, जो वहीं पे पड़ा रहता है वो पास हो जाता है। तो वो चाहते हैं कि आप पास हो, मतलब 54% के बाद भी अगर आपको लगता है कि वो नहीं चाहते आप पास हो, तो चलें कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑटम 20 आया 26%, पीछे क्या चल रहा था 48, आधो आध का फ़र्क आ जाता है एकदम से, समझ ही नहीं आ रहा, कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। एक भाई ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया जो बताने की कोशिश करने लगे हैं, लेकिन ये सुन के आपको दुख होगा जो भाई बताना चाह रहे होंगे। भाई ये बताना चाह रहे हैं कि हर स्प्रिंग में अच्छा रिजल्ट आ रहा है और हर ऑटम में बुरा रिजल्ट आ रहा है। हर ऑटम में बुरा रिजल्ट, पहला जो अच्छा रिजल्ट था स्प्रिंग 2018 में आया था 54, ऑटम में 38 हो गया, स्प्रिंग में फिर 41 हुआ, ऑटम में फिर गिर गया 31 पे, फिर स्प्रिंग में 48 हुआ, फिर ऑटम में 26 पे गिर गया, फिर स्प्रिंग में 48। हम यहाँ तक पहुँचे थे नहीं, अभी हम यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। डोंट टेल मी कि ऑटम की अटेम्प्ट आने वाली है, गए, रहने देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रिवीजन क्लास की ज़रूरत ही नहीं है, फेल ही हो जाना है, क्या फ़ायदा। मतलब जब सबने जलना है नरक में तो मतलब फिर इबादतों का क्या फ़ायदा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पूरा ही माशरा गुनाहगार है तो हम शायद थोड़ी सी ज़्यादा इबादत करके हो सकता है उन गुनाहगारों में थोड़े प्रिविलेज हो जाएं। जब आई के अपने बड़ा वाला आरा चला के और बंदों को हलाक करना है, फॉर एग्जांपल जो आपके जहन में बातें आ रही हैं, तो कम से कम हम गर्दन पे ज़रा वो मजबूत वो तो रख के जाए ना। तो ये मिथ होती है, टोटल मिथ है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको पीछे रीज़न बताता हूँ ये ज़्यादा फेलियर और कम फेलियर के पीछे क्या हुआ है। एक अटैम्प्ट में बच्चे ज़्यादा पीयर होते हैं और एक अटैम्प्ट में कम पीयर होते हैं। बच्चों ने उतना ही पास होना होता है हर अटैम्प्ट में, अब पीयर होने वाले ज़्यादा और कम हो जाते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है ना, पीछे से पीआरसी से बच्चा आएगा, फिर वो कौन सा कम्बिनेशन उठाएगा, फिर वो कौन सा कम्बिनेशन उठाएगा, फिर वो कौन सा कम्बिनेशन उठाएगा। तो इसलिए एक लॉजिकल पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि पेपर टफ या मुश्किल होता है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम में वेरिएशन आती है। खैर अगेन वक्त ज़्यादा होता तो हम इस पर ज़रूर बात करते। प्रॉब्लम क्या था, सिलेक्टिव स्टडी, पुअर टाइम मैनेजमेंट, वीक कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस प्रॉपर्ली नहीं पढ़े, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन उन्हें नहीं पता थी। हम सजेस्ट कर रहे हैं, हम इल्तजा कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा रीड द क्वेश्चन एंड रिक्वायरमेंट केयरफुली टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन अननेसेसरी कंपटीशन। अब उन्होंने ये बात समझा दी कि कुछ जगह आपको जवाब आता है, कैलकुलेशन लंबी कर देते हैं, कुछ जगह आपको सवाल पढ़ा ही नहीं होता और खामखा कैलकुलेशन कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं सवाल को समझें, रिक्वायरमेंट को समझें, फिर कैलकुलेशन करें और रेलिवेंट कैलकुलेशन करें, शॉर्ट कैलकुलेशन करें। सारे टोटके बता दिए। आपने रिक्वायरमेंट समझी नहीं और 20 मिनट की कैलकुलेशन कर दी, ज़ाया हो गए 20 मिनट। तो वो आपको निकालना चाह रहे हैं उस दलदल से, बता रहे हैं कि इसमें आप क्यों धंस रहे हैं। लें जी, चूँकि स्प्रिंग आ गई, आपको पता है स्प्रिंग में जो है वो फिर इम्प्रूव हो ही जाता है। 48% जो है वो स्प्रिंग में बेहतर हो गया। उन्होंने कहा जी एक सवाल में हमें दुख लगा कि बच्चों ने इग्नोर कर दिया एक नोट को जो हमने मेंशन किया था रिक्वायरमेंट में। उन्होंने रिक्वायरमेंट में ना बड़े दिल से एक नोट डाला और फिर बाद में सलूशन आया, उन्होंने कहा ज़रा देखें बच्चों ने नोट के साथ क्या किया, किसी ने नोट को नोट ही नहीं किया। वो बेचारे ना वो बिस्ती बिस्ती सी फील हुई। उन्होंने कहा यार मतलब इतने प्यार से हमने ऐसे करके नोट डाला, एक चाव होता है ना कि मैं ज़रा देखूँ तो सही है इस वाले इम्तिहान में बच्चा क्या करता है। बच्चों ने लिफ्ट ही नहीं कराई, तो वो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा जी एडवाइस हम करते हैं कि इस रिक्वायरमेंट केयरफुली पढ़ें अटैम्प्ट करने से पहले। टिपिकल बातें रिपीट होती नज़र आ रही है ना, गेम समझ आ गई है, इतना भी बहुत है, इस वक्त भी घर चले जाएं। लो जी, ऑटम ने आना था तो रिज़ल्ट तो गिरना ही था, ये भाई तो ऑब्जर्व कर ही चुके हैं। 33% 48 से 33% पे हो गया। वो कह रहे हैं रिपीटेडली ऑब्जर्व किया है कि एग्जामिनी फेल टू ग्रैब्स इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन और करेक्टली सोल्यूशन में अप्लाई नहीं करते, समझते ही नहीं है, सिलेक्टिव स्टडी करते हैं, जालिम लोग हैं। प्रोफेशनल है वरना आगे अलकाबात लिखे हुए होते बच्चों के बारे में, लेकिन वो प्रोफेशनल लोग हैं तो उन्होंने मतलब अपना गुस्सा अंग्रेज़ी में महज़ब अल्फाज के साथ उतारा है। उन्हें बहुत तब चढ़ रही है। इस जुमले को पढ़े ना तो आपको लगेगा कि वो बंदा इस वक्त किस कैफियत में है, वो कितने जलाल में है। खैर, इट इज़ सजेस्टेड कि क्वेश्चन शुड बी रीड मोर केयरफुली। मुझे लग रहा है अब तो इन्होंने ये लिख के रखा हुआ है अपने पास, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे तो पढ़ते ही नहीं कभी भी, तो ये तो हर दफ़ा कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो वो कह रहे हैं भाई आप सिलेबस कवरेज को इम्प्रूव करें,
तो अब तक 3 निशानियाँ समझ आ रही हैं। सिलेबस पूरा करना है, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सवाल ध्यान से पढ़ना है और लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी। यही तो वो प्रॉब्लम है जिनका हमने जिक्र किया था। लेकिन मैंने जिक्र किया, आप कहेंगे लो ये टीचर ने तो 6-7 दफ़ा कोर्स पढ़ाया है, 6-7 अटैम्प्ट से पढ़ा रहा है, ऐसे क्या पता। तो वो एग्जामिनर जो बचपन से आपको चेक करता आ रहा है, मैंने उसके कमेंट्स दिखा दिए कि वो क्या कहता है। पता है ऐसे टीचर का बड़ा फ़ायदा होता है, वो आपस में ना करीब ज़्यादा होता है। जो बहुत ही सीनियर हो जाए वो कहाँ काबू आता है, वो अपनी दुनिया में चल रहा होता है और आप नीचे बैठ के सोच रहे होते हैं कि इनकी फ़्लाइट ख़त्म हो तो मैं बोर्ड पे लिखे हुए सवाल नोट कर लूँ और बस सवाल करता रहूँगा। तो कम से कम एक ऐसा टीचर जो बहुत ज़्यादा नोन ना हो सब्जेक्ट में ना, और ऊपर से उसको कुछ ज़्यादा ही शौक भी हो मैथ का, तो उसमें थोड़ी चाह होगी आपको कुछ सिखाने की, आपको डेवलप करने की। मेरे ख्याल में बाय द एंड ऑफ 5 डेज़ सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि आप सवाल को देख के खुद से करना शुरू हो जाएंगे, रादर देन कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे ये वाला सवाल किसी टीचर ने किसी वीडियो में कराया है और वीडियो चला के देखें, चाय पीते हुए, लेटते हुए, थोड़ा सा ईजी होकर, रिलैक्स होकर। टीचर बहुत स्लो लग रहा है तो 1.52 पे चला दिया। फिल्म नहीं चलानी, आपने एनेबल होना है। आप 50 सवाल करें और एनेबल ना हो, उससे बेहतर है आप सवाल ही ना करें, टाइम तो मत वेस्ट करें। टीचर की वीडियो के साथ साथ सवाल करते जा रहे हैं और टीचर की वीडियो बंद। हमारे ऑफिस में लोग बैठ के जो है ना वो तैयारी कर रहे होते हैं पेपर्स की, अलग अलग टीचर्स की अलग अलग वीडियोस वो लैपटॉप पे देख रहे होते हैं। पेपर से पिछली रात मैं 1 बजे रात एक बच्चे को वीडियो देखते हुए पाया। मैं क्या, तुम्हारा सुबह पेपर है, तुम इस वक्त समझ रहे हो? उसने कहा नहीं सर, वो सर के साथ साथ सवाल करते हो ना, हो जाता है। मैंने कहा सर कल कहाँ मौजूद होंगे, कल तुम पेपर में बैठे होगे, तुमने खुद करना है। उसने कहा सर बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए। आपने एनेबल भी होना है। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसा बंदा फेल हो जाएगा, वो टकरे मार मार के कहीं ना कहीं इसमें स्टेप्स वगैरह की इतनी मज़ेदार गेम है कि बंदा पास हो जाता है। बट अगेन एनेबल होना है ताकि आप एक नए सवाल को देख के आप उसे कोशिश कर सकें, आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। स्प्रिंग 22 में क्या हुआ, 33 से इम्प्रूव हो गया 40%। उनका मेन शॉर्ट कमिंग थी कि सिलेक्टिव स्टडी नज़र आई और लैक ऑफ प्रैक्टिस नज़र आई। तो एंटायर सिलेबस आप ज़रूर पढ़ा करें। ऑटम 22 36% पे चला गया। थोड़े थोड़े से फ़र्क हैं, कभी कभी ज़्यादा भी नहीं होते कई दफ़ा। लैक ऑफ ग्रिप नज़र आई, अब 36% पे है। और ऑब्जर्व हुआ कि एक्सेसिव टाइम बच्चों ने इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पे लगाए और वेस्टेज ऑफ टाइम हुआ और वो पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। ये नई बात की उसने कहा बच्चों को आसान सवाल मज़े के लग रहे थे, उसे खेलते रहे, टाइम ख़त्म हो गया। मैं अपने ज़माने में कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दिया, मुझे मैथ पसंद, ब्रेक इवन से तो जुनून की हद तक मोहब्बत। सवाल आ गया 12 नंबर का, सवाल बड़ा औखा सा था। मैंने कहा ये सवाल तो ना ये मैंने करना है, इसकी तो बड़ी सी ग्रिप होनी चाहिए और ये मेरा गलत हो जाए तो शर्म है मेरे पे, मैं तो मैथ का शौकीन हूँ। सवाल बड़ा परफेक्ट हुआ लेकिन 1 घंटा लग गया। उसके बाद वो पेपर असाब पे सवार था। अल्लाह की तरफ से कोई इत्तफाकन अच्छे सवाल शुरू में हाथ पड़ गए और उसमें से कुछ नंबर मिल गए और तकरीबन 65 का अटैम्प्ट कर सका और पेपर फिर भी पास हो गया। वो अल्लाह की तरफ से ही था। तो सवाल से इतना इश्क नहीं करना, इतनी मोहब्बत नहीं करनी। तो वो कह रहे हैं कि छोटे सवालों पे बच्चे टाइम लगाते रहे और बड़े सवालों पे टाइम ही नहीं मिला उनके पास। स्प्रिंग ऑटम में था 36, स्प्रिंग 55%। इस दफ़ा जो बाहर चिप्स खाने आया था ना वो भी पास हो गया, सिर्फ पानी वाले ही नहीं। 55% यार, मतलब कोई शर्म होती, कोई हया होती। ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। मतलब ये देखते साथ ही कौन कहेगा कि आईकैप मुश्किल एग्जामिनेशन बॉडी है, मान सकता है कोई? 55%। तो ये आपका आईकैप इतना बुरा नहीं है। और स्प्रिंग और ऑटम में कुछ जगह सिर्फ 2-3% का भी फ़र्क रहा है, बीच में 2% का एक दफ़ा गैप नजर आया, एक दफ़ा 4% का। तो हो सकता है इस दफ़ा 51% रिजल्ट आ जाए। खैर, ये इसमें मसले क्या थे? उन्होंने कहा अप्रोच नहीं समझ आ रही थी लोगों को, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं ध्यान से देख रहे थे और खाम खा की। तो फिर क्या बने 3-4 टोटके? सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, सवाल ध्यान से पढ़ने हैं, लंबी वर्किंग से बचने का कोई शॉर्ट तरीका वो करना है और सवाल को स्टार्ट करना आना चाहिए, पता हो कि कहाँ से किस तरह से स्टार्ट करें। डन। अभी से बोर होना शुरू हो गए। वही बात है, 6 महीने की तैयारी एक तरफ होती है और 6 घंटे बैठ के सोचना एक तरफ होता है। हम ये सोचते ही नहीं है। हम
कुल्हाड़ा उठाते हैं और दरख्त काटना शुरू कर देते हैं, उसको तेज़ तो करें, तेज़ करेंगे जल्दी से 5-6 दरख्त काट लेंगे। तो एक दफ़ा अपनी अप्रोच बना लें, समझ लें कि गेम क्या है, फिर चीज़ों में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सिलेबस आउटलाइन क्या है? अगर मैं सिलेबस आउटलाइन को मोटे मोटे टॉपिक्स के हिसाब से डिवाइड करके बताऊं तो इन्होंने नई स्कीम के बाद जो आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट है उससे रिलेटेड पोर्शन 35 से 45 नंबर का कर दिया था। ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट जो है ना इम्प्रूवमेंट थी। एक मिनट में ज़रा, पैंतीस से 45 उस पोर्शन को अलोकेट कर दिया जिसको ये ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराया करते थे कभी। खाम खा के छोटे छोटे टॉपिक, मटेरियल की वैल्यूएशन क्या होती है, लेबर क्या है, ओवरहेड चलो एक डिसेंट टॉपिक है फिर भी, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंट्रियाँ, 35 से 45 नंबर। ये देखते साथ ही हम एक दफ़ा परेशान हो गए थे, क्या ये इस पेपर को बहुत ही बेसिक लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन पेपर का लेवल इतना बेसिक नहीं हुआ। आई बिलीव कि शायद एक आधा टाइम में उन्हें समझ आ जाए और यहाँ से नंबर उठा के थोड़े से इधर एलोकेट कर दें। ये ओवर एलोकेशन हो गई है 35 से 45 नंबर की। इसमें क्या है, आपका वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का बेसिक एरिया, ओवरहेड्स, लेबर क्या है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक, और ये दो बेचारे गरीब टॉपिक जो जिनको को पूछता ही नहीं है, अरसे गुजर जाते हैं, इधर से सवाल नहीं आते। तो यानी कि समझें कि 3-4 टॉपिक जिसमें से 2 तो बहुत ही बच्चों वाले हैं, इन्वेंट्री और लेबर, और 35 से 45 नंबर टू मच ही हो गया। सेकंड जो ग्रेड बी है उसको हम कहते हैं ये कॉस्ट फ्लो है, कि कॉस्ट इदारे में फ्लो कैसे करती है। तो उसके बारे में 3 टॉपिक हैं। प्रोसेस, मैं प्रोसेस और जॉइंट बाय प्रोडक्ट को एक टॉपिक काउंट करता हूँ कि ये कलेक्टिवली एक टॉपिक है। पढ़ते हुए हम अलग अलग करेंगे, लेकिन मैं इसको एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि अगर वो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट का सवाल पूछे तो प्रोसेस का नहीं पूछता, प्रोसेस पूछे क्योंकि दोनों में पीछे बेस सेम ही चल रही है। फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इन दोनों को जोड़ के, और टारगेट कॉस्टिंग। तो यूँ समझें वेरिएंस, प्रोसेस और टारगेट कॉस्टिंग 20 से 30 नंबर। देन कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है बेसिकली, ये पीछे कॉस्ट चल रहा है सारा। ये कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग द थिंग्स एंड देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज आपने उसको मैनेज करना है, इस्तेमाल करना है, चीज़ों को किस तरह से लेके चलना है। इसमें 3 टॉपिक हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, छोटा सा एरिया है, टेक्निकल सा एरिया है, लेकिन कई दफ़ा बहुत मिलते जुलते सवाल आ रहे होते हैं यूक्यू के, और एक ख़ास छोटा सा एरिया है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसमें मुख्तलिफ लीड टाइम फलाना फलाना, वो लोगों को समझ नहीं आता। हालांकि बहुत छोटा सा एरिया है और समझ आ जाए तो पेपर में आपको डर भी नहीं लगता उससे। ब्रेक इवन और डिसीजन मेकिंग, 30 से 40 नंबर के लिए ये एरियाज जो है, तो अगर उन्होंने, इसका मतलब है कि इन तीनों में से पूछना है तो उनके नंबर सही से पूरे होते हैं। अगर 2 से पूछेंगे तो किसी एक के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो फिर डिसीजन मेकिंग के शायद तूफ़ानी नंबर कर दें और फिर दूसरे को। तो ये आपके तकरीबन सिलेबस की ओवरऑल ग्रिप बनती है। यानी कि ये 2 अगर थोड़े से हल्के टॉपिक को हटा दें तो 4 लेफ़्ट साइड पे हैं, 3 आगे हैं। तकरीबन देखा जाए तो अगर मैं 10 ब्रॉडर एरियाज़ में सिलेबस को प्रॉपर तरीके से डिवाइड करूं तो 100 नंबर उनके हैं। 4 एरियाज़ के 35 से 45, 3 एरियाज़ के 20 से 30 और 3 ही एरियाज़ के 30 से 40। अब आप कहेंगे सर ये तो ICAP ने लिखा हुआ, ICAP कौन सा फॉलो करता होगा, देख लेते हैं। नई स्कीम के बाद आज तक 3 अटैम्प्ट्स हुई हैं। जब से नया सिलेबस आया 3 अटैम्प्ट्स हुई हैं। 35 से 45 कहा, 33 नंबर पूछे, 31 पूछे, 31 पूछे। उन्हें 35 भी वो टच नहीं कर सके। मैंने आपको बताया कि इसमें छोटे छोटे एरियाज आ गए थे, तो एग्जामिनर भी सोचेगा कि मैं इधर क्यों नंबर ज़ाया करूं, लेकिन चूंकि 35 बोला हुआ है तो कोशिश किया कि कम से कम 30 तो टपे। तो यहाँ माइनस में वेरिएशन हमें नज़र आ रही है 3-4 नंबर की। फिर जिसको उन्होंने 20 से 30 कहा, एक दफ़ा 29 पूछा, एक दफ़ा 30 पूछा, और एक दफ़ा तो बहुत ही आउट हो गया काम 38। इसका मतलब है उन्हें लगता है कि ये अंडर एलोकेशन हो गई, यही गलत हो गया है। मैं आपको बताया ना, प्रैक्टिकली वो कर क्या रहा है, वो खामोशी से उसके नंबर इधर कवर कर रहा है, क्योंकि ये थोड़ी सी गलत एलोकेशन बन गई हुई थी। देन तीसरे वाले में 30 से 40 कहा था, 38, 39, एक दफ़ा थोड़ा सा इन 2 में वेरिएशन हो गई कि यहाँ से नंबर उधर चले गए। अदरवाइज इन 2 में वो 40 और 30 के करीब रहने की कोशिश कर रहा है, और इस वाले में 35 से पीछे रहने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप मेरे से रिवाइज पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आप सेफली कह दें कि चलो यहाँ 31-32 है, आप यहाँ कह दें कि तकरीबन यहाँ पे पूरे 30 हैं, और यहाँ कह दें कि यहाँ 38 है।
तो शायद इस तरीके से हम 100 नंबर पूरे कर लें, अगर मैं मोटा मोटा इसको कुछ एवरेज आउट करके कुछ हिसाब लगाने की कोशिश करूँगा। पास्ट पेपर एनालिसिस ओवर द पीरियड देख लेते हैं। ऑटम 14 से लेके अब तक, अब ऑटम 14 से लेके अब तक एक प्रॉब्लम है, यहाँ तक ना एक पुराना कॉस्ट का पेपर चल रहा होता था जिसमें कुछ नीचे इजाफी टॉपिक्स भी हुआ करते थे। तो असूलन तो हमें 3 अटेम्प्ट्स का एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन 3 अटेम्प्ट से ना पिक्चर नहीं क्लियर होती। कम से कम ये पता लग जाए कि अगर एक टॉपिक पुराने इतने सारे टॉपिक्स के बावजूद भी वो पूछते आ रहे हैं और अब टॉपिक कम हो गए हैं, तो इसका मतलब वो टॉपिक तो अहम होगा। भाई जो 15 टॉपिक्स में से जो सिलेक्ट होता था और अब जिसने 10 में से सिलेक्ट होना है, जब वो 15 में सिलेक्ट हो जाता था, ये देखिए ना उस वक्त इन टॉपिक्स में से कितने आते थे, 20, 40 फलाना। आप ये देखें कि औसतन आपके 30 नंबर के करीब उन टॉपिक्स में से आते थे। तो वो टॉपिक जो 70 में भी सिलेक्ट हो गया और अब 100 में भी सिलेक्ट होगा, वो ज़रा समझ आएगा। तो आप देखें तो कुछ टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा रिपीट होते नज़र आ रहे हैं। डिसीजन मेकिंग, CVP यानी कि ब्रेक इवन, इसी तरह से वेरिएंस एनालिसिस आपको थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक मॉडरेट रेपिटेशन है प्रोसेस में, इसलिए मॉडरेट रेपिटेशन है कि यहाँ इस वाले टेबल में वो अलग अलग हुआ हुआ है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। ये जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट नीचे है, अगर ये यहाँ हो ऊपर तो यहाँ 16 डला हुआ हो, यहाँ 15 डला हुआ हो, 16 डला हुआ हो, तो ये भी एक बड़ा जोन बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्रोसेस उस वक्त भी बड़ा अहम था, वेरिएंस उस वक्त भी बड़ा अहम था, डिसीजन मेकिंग उस वक्त भी बड़ा अहम था, ब्रेक इवन उस वक्त भी बड़ा अहम था। 4 यूनिवर्सली अहम टॉपिक जो एग्जामिनर को बचपन से पसंद है, इस सिलेबस, नए सिलेबस के आने से पहले से ही। वेरिएंस, प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, ब्रेक इवन बहुत पसंद है उसे, यानी इससे नज़र आ रहा है। फिर रीसेंट देखें तो रीसेंट हम ये देख रहे हैं कि हमारे वो जो नंबरिंग है वो पूरी हुई है, नहीं हुई, और ये एक एनालिसिस है। जब इस तरह का एनालिसिस सामने होता है ना, तो एक दिल करता है कि बंदा इसको जल्दी से सॉर्ट करे और देखिए सबसे ज़्यादा कौन पूछा जा रहा है। ये तो अभी सिलेबस ग्रेड के हिसाब से है ना, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। इसको अगर हम आगे दूसरे तरीके से देखें तो सुपर इम्पॉर्टेंट चैप्टर या एरियाज़ में डिसीजन मेकिंग, वेरिएंस एनालिसिस, CVP और प्रोसेस कॉस्टिंग, वही जो भी हमने एनालाइज किया था कि यही नज़र आ रहे हैं। पीछे तो इतने इतने नंबर आ रहे थे, अभी भी इनके नंबर इतने कम नहीं है। इंपॉर्टेंट एरियाज में बात करें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्जिनल ऑप्शन, जॉइंट बाय प्रोडक्ट अब मैं काउंट करूँगा प्रोसेस के साथ। टारगेट कॉस्टिंग, ओवरहेड, ये सेकेंड जोन बन जाता है हमारा। और फिर स्लाइटली लेस उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जॉब सर्विस ऑर्डर, लेबर और कॉस्ट फ्लो। लेबर एक ज़माने में थोड़ा बहुत ही इग्नोर टॉपिक था, आप ये देखें कि अरसे से नहीं पूछा गया था। नई स्कीम आने के बाद उन्हें समझ आया कि अगर हमने पहली ग्रेड से कहीं से भी एक्स्ट्रा सवाल बनाना है तो लेबर इज़ द चॉइस। अच्छा, पिछले अटेम्प्ट में भी लेबर को डिसीजन मेकिंग के साथ मर्ज करके पूछ लिया, तो उन्होंने अपना दिल चाह पूरा कर लिया कि हमने लेबर के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। स्टिल मज़ेदार नहीं है ओवरऑल एनालिसिस। अच्छा, ये सारे आपको सॉफ्ट में मिल भी जाएंगे, तो इस टाइम पे आपने बस फोकस करना है कि जो हम बातें कर रहे हैं वो क्या है और किस तरह से हैं। वाई नॉट कि 3 ही अटेम्प्ट्स को उठा के ज़रा देख लिया जाए। असल में ना जब सैम्पल साइज़ कम होता है तो आपका इन्फ्रेंसेस अच्छे ड्रॉ नहीं होते। अब 3 अटेम्प्ट्स के सैंपल से कभी भी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं निकल सकते, लेकिन एक मोटा मोटा ट्रेंड कम से कम 3 अटेम्प्ट का पता लग जाएगा। दिस इज़ नॉट एज मच हैवी एज वो वाला, लेकिन उसके अपने मसले हैं, उसमें रिलेवेंट टॉपिक्स भी डले हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आई हैव आइडेंटिफाइड अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ द पेपर 5 एरियाज से उठ के आ रहा है। 68% ऑफ द पेपर। डिसीजन मेकिंग, जिसको मैं रेलेवेंट कॉस्ट डिसीजन मेकिंग कह रहा हूँ, प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के साथ मिलके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, ओवरहेड। यूँ समझें कि पहले वाले जोन में से ये, दूसरे जोन में से ये, और तीसरे में से डिसीजन मेकिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और जो जो इन लोगों का एक एक टॉपिक बचा वो आगे देखें तो सबसे पहले वही पूछा हुआ है या उसकी। तो तकरीबन 67, 71, 67 इतने नंबर के पेपर इन 5 एरियाज़ में से आ रहे हैं, यानी 2/3 ऑफ द पेपर इन 5 एरियाज़ में से आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा बस ये 5 करने हैं, लेकिन ये 5 बाकियों से बहुत अच्छे करने हैं। इन 5 पे अच्छी तवज्जो होनी चाहिए। और अगेन अगर आप नीचे से कोई 2 और शामिल करना चाहें तो ये वाले 2 जो है बीच में ऐड ऑन हो जाएं, तो आप कहें हाँ भाई ये 7 टॉपिक्स हैं और हमारा तकरीबन 84% कवर हो रहा है औसतन।
इस वाली आइटम में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। 71 14 85 बन गया और 7 92 7 टॉपिक्स में। तो इसका मतलब है ये 5-7 ऐसे एरियाज़ हैं जिन पे तवज्जो ज़रा ज़्यादा चाहिए। छोड़ने नीचे वाले भी नहीं हैं, लेकिन इन ऊपर वालों को प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। डन। वक्त कम और मुकाबला सख्त, सेशन स्टार्ट भी थोड़ा सा डिले से हुआ। बुक कौन सी फॉलो की जाए? आपको पता है कि आपके पास एक किताब हमेशा ICAP की सोर्स बुक होती है, बड़ी प्यारी किताब है, आप अक्सर उसे देखते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि देखो ये किताब, ऐसी किताबें मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये बोल देंगे कि मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूँ तो वो थोड़ी सी गलत बयानी हो जाएगी। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ना किताब प्ले करती है एक रोल सिखाने वाले के तौर पे। किताब अपने एक पैटर्न को लेके चल रही होती है, एक टॉपिक को आहिस्ता आहिस्ता सिखा रही होती है, बट जब आपको एक टीचर ने क्लास में एक टॉपिक अपने तरीके से सिखा दिया होता है तो वो सिखाने वाला एलिमेंट ख़त्म हो जाता है किताब का। देन किताब बन जाती है प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक मुरक्कब। वो आपको अपने कोई ना कोई टीचर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देते हैं, ICAP के ही सवाल दे देते हैं, आपका काम चल जाता है। तो नॉर्मली लोग यहाँ ICAP की किताब को कभी कभार रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं, बट थ्योरी की प्रैक्टिस के लिए समटाइम वो एक अच्छी चीज़ है। तो मैं अपनी स्लाइड में क्या करूँगा, जहाँ जहाँ थ्योरेटिकल डिस्कशन होगी और जहाँ कम टाइम में हमने डिस्कशन करनी होगी, मैंने ICAP की किताब से स्नैप्स लिए हुए होंगे, वो सामने स्क्रीन पे आएंगे और हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपने कभी ICAP की किताब मत नहीं देखी तो थोड़ा सा आप अजम्पशन ले सकते हैं कि हाँ भाई हम चीज़ों को देख रहे होंगे और काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। देन इसमें आप हैंडआउट्स यूज़ कर सकते हैं। हर दिन जो हम पढ़ रहे होंगे, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँगा, रात के वक्त उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके उन सारे निशानों के साथ और आप लोगों को मैं उस ग्रुप में उस गूगल ड्राइव पे डाल दूँगा, तो आप उसको कभी देखने के लिए, यानी कि अगर आपने तेज़ी से गो थ्रू करना है तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो किताब यहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है, और होती तो आज नहीं है। अब पेपर से महीना पहले किताब पे नए सिरे से जाना वो मुनासिब नहीं है। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं? सबसे ज़रूरी बात, टेक अजम्पशंस एंड मूव ऑन। ये नहीं तो कुछ नहीं। जिसको ये आदत नहीं है ना, वो रुल जाएगा। एक लाइन आइटम पे आप आगे फंसे हैं और ऐसा फंसे हैं कि आप आगे निकल ही नहीं रहे, और आप कह रहे हैं ये होगा तो मैं आगे जाऊंगा। भाई मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकलेगी तो मैं वेरिएंस के फार्मूले में डालूंगा, वेरिएंस का जवाब निकलेगा, उसको रिकन्सिलिएशन में डालूंगा तो मेरा फाइनल जवाब टैली होगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकल ही नहीं रही। तो भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी मालूम करने के 2 नंबर है, फार्मूले से जवाब निकालने की भी तो 2 नंबर है, रिकन्साइल करने की एक्टिविटी का भी कोई ना कोई नंबर है, कुछ ना कुछ और जो उन्होंने पूछा उसके भी नंबर है। आपका अगर वो SQ गलत निकला, फ़र्ज़ करें आपने कर दिया होता, खुद निकाला होता और गलत निकला होता, तो आपको लगता है कि 3 दफ़ा नंबर कटते? पहले वहाँ लिखने से नंबर कटता, फिर फार्मूले में लिखने से नंबर कटता, फिर ऐसा नहीं होता। ICAP ने मार्किंग स्कीम दी होती है बाकायदा। एक आदत डेवलप करें। ICAP एक बड़ा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट शेयर करता है, मार्किंग स्कीम। कोई भी सवाल करने के बाद अगर उसकी मार्किंग स्कीम अवेलेबल हो, इंटरनेट पे कुछ रिसेंट 6-8 अटैम्प्ट्स की मार्किंग स्कीम मिल जाती है, तो आप उसको डाउनलोड करके रखें। एक सवाल अगर आपने रिसेंट अटैम्प्ट से किया है तो एक दफ़ा देखें कि ICAP ने उसमें हर वर्किंग के कितने नंबर रखे थे। सवाल में इकट्ठा लिखा होता है 17 नंबर का सवाल, ये सवाल, और हम सोचते हैं 17 नंबर परफेक्शन से सवाल करने होंगे। परफेक्शन से सवाल करने के नहीं होंगे, अलग अलग स्टेप्स के अलग अलग नंबर होते हैं। एक कॉमन टोटका जो बताया जाता है वो ये है कि अजम्पशंस लें और बढ़ जाएं आगे। मतलब यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल मैंने वर्कआउट किया 300 रुपये, लेबर वर्कआउट किया 270, ओवरहेड देखा तो बड़ी लंबी चौड़ी खिचड़ी मिची हुई थी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था, कुछ नहीं समझ आ रहा था। टाइम देखा, टाइम बढ़ता जा रहा था। मैंने सवाल में उन्होंने कहा था 3000 आवर्स हैं, उसका ये रेट है, वो को 4 तरह के रेट दिए हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा। कोई सा एक रेट पकड़ के लगा दे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गलत होगा, कोई पता नहीं तुक्का लग जाए। एक ऑप्शन ये है कि आप डायरेक्ट एक अजम्पशन ले लें। आप यहाँ ओवरहेड में आके रैंडमली लिख दें 250 एवं। एक ये है कि चलो जो सामने डाटा है उसमें से 2 चीज़ें पकड़ के उसको मल्टीप्लाई करके एक जो लग रहा है आपको कि हाँ ये मोस्ट प्रॉबेबल लग रही है, उसको वहाँ पे लिख दें कि हाँ ठीक है जी, ये 2 को मल्टीप्लाई करके जवाब मेरा आया 252 फॉर एग्जांपल। लेकिन मूव ऑन करें, क्योंकि इसकी बेस पे एक कॉस्ट आएगी, कॉस्ट पे एक मार्जिन ऐड होगा, उससे सेल प्राइस आएगी, सेल प्राइस के आगे कोई वर्किंग होगी जिसका कुछ और होगा। तो शायद उन्होंने 1 नंबर इसका रखा हो, 2 नंबर इसके रखे हो, 2 नंबर इसके रखे हो, फिर ये मार्जिन निकालने के 2 नंबर रखे हो, और फिर शायद 2 नंबर इस कंक्लूजन और इस सारी डिबेट के हों।
तो अगर आपका ओवरहेड गलत है तो 2 नंबर कटेंगे, लेकिन नीचे तक उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा। जहाँ सवाल में फंस जाएं, जो मसला है अजम्पशन लें और निकल पड़े। मैं अपने ज़माने की एक आदत बताता हूँ, फिक्स ओवरहेड ना कभी इससे दोस्ती नहीं हो पाई। शायद आप में से भी किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती ना हो फिक्स ओवरहेड के साथ। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ना एक ही तरीके पे चल रहे होते हैं। फिक्स ओवरहेड आता है अचानक से बजटेड इनटू एब्जॉर्ब्ड इनटू पता नहीं क्या, स्टैंडर्डाइज एंड एक्चुअलाइज, और इतना परेशान हो जाते हैं। तो मैं हर सवाल करते हुए जब फिक्स ओवरहेड का एरिया आता था वो छोड़ के आगे चला जाता था। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि कुछ ना कुछ लिख दूँ, मैं अमाउंट ही नहीं लिखता था, मैं बस वहाँ तक के टोटल करके और आगे सारी कैलकुलेशंस करके, और बड़ा फ़ख्र महसूस करता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा मुशक्क़त नहीं डाली। और शायद इसी वजह से जो है वो पेपर पास भी हो गया आराम से, क्योंकि मैंने वो ड्यू टाइम जो उसकी टेंशन में देना था मैंने सवालों की कंप्लीटनेस की तरफ लगा लिया, उनको कवर करने की कोशिश की। तो अजम्पशंस लें और मूव ऑन करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अब ना एक बड़ा चैलेंज होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एक सीनियर टीचर हूँ, बड़े अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। मैं लॉ में एक बात कहूँ ना तो बच्चे फ़ौरन से उसे नोट कर लेते हैं और जाके कहते हैं यार आब्दी साहब ने लॉ के बारे में एक अहम नुस्खा बताया। अब वो बेचारे गरीब आब्दी साहब CMA के बारे में कोई बात करें तो कहना यार है, मतलब ये लॉजिकल टीचर है, ये कोई संजीदा टीचर हो, कोई सीरियस टीचर हो, कोई पुराना टीचर हो, उसकी बात सुने भी। ये इतनी अहम बात है कि इस वक्त मुझे ये बताने के लिए एक और काम भी करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये बात मिस ना हो। तो एक सीनियर टीचर की एक वीडियो, नहीं ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी सी वीडियो, 1-1.5 मिनट आपकी ज़िंदगियों का लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ये समझ आएगा कि ये बात कितनी ज़रूरी है। और शायद मेरी ज़बान से ना समझ आए तो किसी पुराने मंझे हुए टीचर की बात से समझ आ जाए। बस इसके लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा। 400 है और यहाँ पे आती है स्टेप बाय। ये मेरे ख्याल में इसको ऐसे करेंगे तो बात बनेगी। इसकी इंटरनल वॉइस का वो है चक्कर, नहीं यहाँ पे और यहाँ पे आती है स्टेप बाय मार्क। आपने एवरेज डिमांड निकाल ली, 1.5 नंबर। एवरेज डिमांड के बाद स्टॉक आउट यूनिट निकाल लिए, 1.5 नंबर। आपने स्टॉक आउट कॉस्ट निकाली, 1.5 नंबर। सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स निकाले, 1.5 नंबर। होल्डिंग कॉस्ट निकाली, 1.5 नंबर। अब स्टेप बाय मार्किंग क्या है? आपको एवरेज डिमांड का नहीं पता लगा, हमारी फनकारी काम नहीं है। कुछ ना कुछ तो और होगा तरीका। इसकी इंटरनल वॉइस को रिले करने का कोई हो सकता है? जब मेरी आवाज़ मुझे आ रही है तो इसकी आवाज़ ऐसे भी आनी चाहिए। चलें जी, शायद तब तक जो है ना ये अब एक दूर बैठे बच्चे और एक सामने वाले बच्चे। आइए आवाज़। और यहाँ पे आती है स्टेप बाय मार्क। आपने एवरेज डिमांड निकाल दी, 1.5 नंबर। एवरेज डिमांड के बाद स्टॉक आउट यूनिट निकाल लिए, 1.5 नंबर। आपने स्टॉक आउट कॉस्ट निकाली, 1.5 नंबर। सेफ्टी स्टॉक यूनिट्स निकाले, 1.5 नंबर। होल्डिंग कॉस्ट निकाली, 1.5 नंबर। अब स्टेप बाय मार्किंग क्या है? आपको एवरेज डिमांड का नहीं पता लगा तो 1.5 नंबर काटेंगे। आपको समझ नहीं आ रही है कि एवरेज डिमांड कैसे निकाल है, और आपको लग रहा है कि एवरेज डिमांड के बगैर मैं आगे नहीं जा सकता, तो भाई एवरेज डिमांड अज्यूम कर 1500 है, 400 है। आगे चल के आ रही है स्टॉक आउट कॉस्ट कहाँ से? तो जहां पे आप फिगर को रिज्यूम करोगे सिर्फ वही नंबर कटेंगे।
आपने कैलकुलेट करना समझ नहीं आई, आगे चलो भाई 500 यूनिट 8 यूनिट 2 यूनिट कुछ भी अज्यूम कर, लिखो अज्यूम 500 यूनिट, आगे चलो स्टार्ट आउट की कॉस्ट नहीं आ रही, लिखो 10 रुपए पर यूनिट अज्यूम कर, आगे चलो सवाल कंप्लीट करो। फिर भी आप 3 नंबर लूज 5 नंबर ले पाए। हमारा प्रॉब्लम कोई सवाल तो एवरेज होता है, एवरेज गली नहीं, इसका मतलब सवाल नहीं करना, मैंने जीरो लेना है, हम जीरो लेके आगे खुशी से। तो ये आदत, ये स्किल आपको डेवलप करनी है, जितनी जल्दी से आदत आपको अडॉप्ट कर ले उतना बेहतर। नहीं जी, मैं कह के शायद इससे आपको इस बात पे वजन आ जाए। ये रिपीट हो रही है, इसको मैं ज़रा देखता हूँ। एक प्रॉब्लम आप कहेंगे सर आप भी टीचर हैं वो भी टीचर हैं, क्या आईकेप ने ऐसी बात की है? और यहाँ पे आती है स्टेप बाय। हो सकता है आईकेप ये बात मानता ही ना हो। भाई आप टीचर्स ने अपने तौर पे सोच के रखा वो कि बच्चे जहाँ फंसेंगे उनसे कहेंगे अजम्पशन लो आगे चल पड़ो। अब बड़ी मज़े की बात की अदनान साहब ने, ऑब्वियसली एक बड़े सीनियर टीचर और मतलब वन ऑफ द मोस्ट सीनियर टीचर, और उन्होंने यहीं आईकेप में तकरीबन 1.5 साल पहले एक सेशन में ये बात की और मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी बात कि वो बड़े मज़ेदार तरीके से उन्होंने कहा भाई ये 6-7 स्टेप्स हैं, ये गलत हो गया, चाहे वही वैल्यू आगे यूज़ होनी है, आगे उस वर्किंग के नंबर तो मिलेंगे, आपके बार बार नंबर तो नहीं कटेंगे। तो अगर आप एक बेस चीज़ निकाल ही नहीं पा रहे और पूरा सवाल उस पर डिपेंडेंट है, तो मैंने जैसे कहा कि आप कुछ ना कुछ सामने से चीज़ें मल्टीप्लाई कर दो, उन्होंने कहा भाई उसको बेशक 2 रुपये लिख दो, 1 रुपया लिख दो, कुछ भी लिख दो, कहानी आगे चलाओ, टेक अजम्पशंस एंड मूव ऑन। लेकिन आईकेप तो जालिम है ना, कहाँ मानता होगा। आईकेप की एक सीनियर मैनेजर एग्जामिनेशन का भी इसी तरह से मैंने एक क्लिप पकड़ा, ठीक है, वीडियो क्लिप। कि मार्किंग जो है स्टेप बाय स्टेप, रेस्ट अश्योर कि अगर कोई गलती हो गई है इस जगह पे तो उसके मार्क्स अगले स्टेप्स में कटेंगे। मार्किंग जो है स्टेप बाय स्टेप, आप मार्किंग स्कीम देख के उस मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि ये चीज निकालने के कितने जरूर देखिएगा। मार्किंग स्टेप वाइज का मतलब ये है कि अगर आपने, चलें अब मैं ज़रा इसकी आवाज़ भी बंद कर दूँ। स्टेप वाइज का मतलब ये है कि अगर आपने 3 स्टेप सही कर लिए और चौथा स्टेप ख़राब हो गया और 5वां सही है, छठा सही है, तो आपको अपने अपने स्टेप के नंबर मिलते जा रहे हैं। मटेरियल निकाल लिया मिल गए नंबर, लेबर निकाल लिया मिल गए नंबर, ओवरहेड नहीं निकाल सके नहीं मिले नंबर, कोई बात नहीं, उस लाइन के उसके 2 नंबर 1 नंबर 1.5 नंबर नहीं मिला। आपने आगे टोटल किया गलत था, कोई नंबर नहीं कटेगा। आपने उसकी बेस पे सेल प्राइस निकाली गलत निकली, कुछ नहीं कटेगा। वो प्रोसेस को जज कर रहे हैं, आपको प्रोसेस इस्तेमाल करना है आ रहा है या नहीं आ रहा, आप उसको सही से बता सकते हैं या नहीं। तो एक आदत बहुत अच्छी आदत है, इतनी अच्छी आदत कि वही बात है कि उस पर इतना ज़ोर डालना पड़ा कि मैं 2 बुज़ुर्गों को कोट किया कि एक इंतहाई सीनियर टीचर और एक आईकेप में सीनियर मैनेजर जो है, जो बाकायदा स्टूडेंट्स को इसी तरह से एक सेशन में आके उनको गाइड कर रहे थे कि भाई स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, हम एक गलती पे नंबर एक दफ़ा काटते हैं, बार बार नहीं काटते। तो ये डर ख़त्म कर दें, स्टेप्स के मार्क्स हैं, हर स्टेप के अलग मार्क हैं, और वो अगर वो गलती रिपीट हो रही है तो फिर वो आपके नंबर नहीं कटेंगे। चलें, ये पहली आदत थी। दूसरी आदत क्या है? अवॉइड परफेक्शन। परफेक्शन की तरफ मत जाने की कोशिश करें। मैंने 9 के 9 सवाल 8 के 8 सवाल परफेक्टली करने हैं, ये कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। इस चक्कर में आपका पेपर आधा बड़ी मुश्किल से होगा। कोई रफली आइडिया है कि जो बच्चा कॉस्ट में पास होता होगा 8-9 सवालों वाले पेपर में, उसके कितने कुछ सवाल अच्छे हुए होते होंगे, कितने सवाल ऐसे होंगे जिसमें वो बड़े अच्छे नंबर ले सका होगा। क्या सामने कुछ तो स्टैट्स दें। 9 सवाल हैं पेपर में, एक बच्चा जो पास हुआ होगा उसने कम से कम कितने सवाल अच्छे किए होंगे?
3 सवाल उसने कम से कम बहुत अच्छे किए होंगे। अच्छा, उसने कम से कम सवाल अटेम्प्ट कितने किए होंगे? आईकेप ने एक दफ़ा ये कहा था, एक एनालिसिस शेयर किया था कि वो लोग जो कि पेपर में एक या उससे कम सवाल छोड़ते हैं, उन बच्चों के पास होने की प्रोबेबिलिटी 90% है। यानी कि पास होने वाले बच्चों, और जब उन बच्चों के डाटा को उन्होंने इकट्ठा किया तो उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा सवाल करता है वो पास होता है, जो ज़्यादा सवालों में पास होता है वो पास नहीं होता। ये नहीं था जो ज़्यादा सवालों में पास होता है, हर सवाल में पासिंग नंबर लेंगे तो पूरा पेपर पास हो जाएगा, लेकिन एक सवाल में बहुत ज़्यादा पास नंबर ले लें और दूसरे में थोड़े कम भी हों तो भी चल जाता है काम। तो एनालिसिस ये था कि वो बच्चे जो पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, पूरा या ज़्यादा एक सवाल छोड़ते हैं, उनके पास होने की प्रोबेबिलिटी 90% थी और बाकियों की कम थी। अब मेरी बात पे तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम ये है कि यकीन तो होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इंतहाई रीसेंट पेपर 55% बच्चे पास हुए। आईकेप की एग्जामिनर कमेंट में उन्होंने ना सवाल बाय सवाल पासिंग परसेंटेज बताई थी। टोटल बच्चे कितने पास हुए? 55%। अब आपने ये फिगर जहन में रखनी है। 51% बच्चों ने सवाल 1 पास किया। इन 55 में से भी 4 का पास नहीं हुआ होगा, अगर एज्यूम करेंगे बाकियों ने तो पास ही नहीं किया। भाई ये 55% तो पास हुए हैं, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने वो सवाल कर लिया हो, इन्होंने ये अच्छा ना किया हो, कोई और कर लिया हो। इस 6% में, इस 55 में से ज़्यादा कितने आ सकते हैं? 3-4। तो ये 1%, तो ये 15%, तो ये 22%। भाई 100 लोग जाके टकराए हैं, उनमें से 55 लोग पास हो गए हैं। उन 100 लोगों में से 51 पास हुए हैं पहले वाले में, मान लेते हैं इस 55 की नुमाइंदगी सबसे ज़्यादा होगी, जिसमें पास 6% हुए हैं। इन 55 में से कितने होंगे? 6 से ऊपर तो नहीं होंगे। 1% या 1 का 0.9% ये लोग हो। 22%, आधे से भी कम इनमें से। स्टेज ऑफ कंप्लीशन पता है, वर्क इन प्रोसेस में जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं, नॉर्मल लॉस की परसेंटेज लगाते हैं, कितने यूनिट्स उस लेवल तक पहुंच गए हैं जो एलिजिबल हैं कि उन पे लॉस अप्लाई कर दें। तो टोटल 1, 2, 3 ऐसे यूनिट्स हैं जो 55% क्रॉस करके गए हैं। इसका मतलब है मैं कह सकता हूँ इन 55% पास हुए बच्चों ने 9 में से ये 3 सवाल पास किए हैं फॉर श्योर। बाकियों के पास होने की प्रोबेबिलिटीज़ आपके सामने हैं, 6%, 1%। ज़्यादा से ज़्यादा इस 40% वाले को मैं ऐड कर दूँ तो 4 सवालों में मुनासिब परफॉर्मेंस उन्होंने दी और पास कर गए। पता नहीं मैं अपने सामीन को शायद बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक कर रहा हूँ, आपको समझ आ रही है ये बात क्या हो रही है? एक सवाल अगर 1% लोगों ने पास किया और 55% पास हैं और 45% फेल खड़े हैं, तो उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे? फिर जिस सवाल को 6% लोगों ने पास किया, जिस सवाल को इवन 22% लोगों ने पास किया, इसका मतलब है वो सारे के सारे 55% लोग सारे के सारे सवालों में पास नहीं है, वो 5 सवालों में भी पास नहीं है। दुख की बात है कि वो औसतन 4 सवालों में भी पास नहीं है। मैं हाईएस्ट मार्क्स नहीं कह रहा, मैं पास की बात कर रहा हूँ। तो ये 55% लोग 3 सवालों में पास हैं, बाकियों में पता नहीं ये पास हैं या नहीं है, लेकिन जिनमें पास हैं वो ऐसे लेवल पे पास हुए हैं कि उन्होंने दूसरों का हक अदा कर दिया। इन्होंने छेड़ा ज़रूर होगा हर सवाल को, हर सवाल में पास नहीं हुए होंगे लेकिन 30-40% नंबर तक पहुंच गए होंगे। उसके थोड़े थोड़े से मार्क्स जो निकल सकते हैं निकाल लिए होंगे, उसकी जो शुरू की वर्किंग के नंबर्स हैं वो निकाल लिए होंगे। तो ये 55% जिस फिगर को देख के आप दुखी हो रहे थे कि वो तो ऑटम की अटैम्प्ट, वो स्प्रिंग की अटैम्प्ट वाले जो है वो लोग हैं, इन लोगों ने भी कोई खास कराए नुमाया सरंजाम नहीं दिए पास होने के लिए। इतना ही चाहिए पेपर में, परफेक्शन नहीं चाहिए आपको। हर सवाल में पास होना भी ज़रूरी नहीं है। हर सवाल बहुत अच्छा तो बहुत बात की बात है, हर सवाल पास ना होने के बावजूद 55% लोग पास हो गए। 9 में से 3 सवाल अच्छे करके, आधा भी नहीं बनता, ये 1/3 है। आप 4 एक सवाल ज़हन में सोच लें कि 4 अच्छे हो गए तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा। मुझे परफेक्शन की तरफ नहीं जाना, मुझे कंप्लीटनेस की तरफ जाना है। हर सवाल 7-8 नंबर में से शुरू के 2-3 नंबर कम से कम पकड़ने हैं। वो नंबर पकड़ते पकड़ते मैं कहना है आगे जाना है। बात समझ आ रही है? अवॉइड परफेक्शन, परफेक्शन नहीं चाहिए।
मुझे इस चीज़ मैं परफेक्शन मुझे मिली एक सवाल में 12 नंबर के लिए ब्रेक इवन, मैं अपना पेपर किया तो समझ आ गई कि परफेक्शन तो मार देगी। मैं 3 सवाल करूँगा और मेरा तो 36 नंबर का पेपर हुआ होगा। उसके बाद जो सवालों के साथ हुआ है, हर सवाल के साथ बस लड़ते गए, जो अजीब सी चीज़ थी उसको छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते गए। हर सवाल में से आसान नंबर इकट्ठे करता रहा और किसी भी टाइम पे पास हो गया। तो परफेक्शनिज्म नहीं करनी है यहाँ पे। तीसरी चीज़, बी योरसेल्फ, डोंट कॉपी अदर्स। ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक बच्चा कहेगा मैं तो रात जाग के पढ़ता हूँ 18 घंटे। आप पहले सोचेंगे रात में 18 घंटे होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो रात जाग के पढ़ता है तो आपने भी रात जाग के पढ़ना शुरू कर। एक कहता है मैं 10 सवाल डेली करता हूँ, आगे मसला कोई नहीं, मैं भी 10 सवाल करना शुरू कर दूँ। एक कहता है मैं तो सिर्फ ना लॉजिक समझता हूँ और पेपर में खुद से कर लेता हूँ। ओ भाई, वो अलग वैरायटी है, आप अलग वैरायटी हो। उसका दिमाग और तरह से चलता है, आपका दिमाग और तरह से चलता है। किसी को 10 सवाल करके समझ आता है, किसी को पहले सवाल पे समझ आ जाता है। कोई किसी जगह अच्छा है, कोई किसी जगह अच्छा है। आपका ब्रेक इवन अच्छा होगा, किसी का प्रोसेस अच्छा होगा, तो किसी का वेरिएंस अच्छा होगा। जेलस ही नहीं होना। हर बंदे की अपना अपना मिजाज, हर बंदे का अपना तरीका है। दूसरे को देख के अपने आप को ख़राब नहीं कर लेना कि मेरे दोस्त तो जो है वो रात में बैठ के पढ़ते हैं तो मैं खामखा सुबह फजर पे उठ के पढ़ता हूँ, मुझे भी रात बैठ के पढ़ना चाहिए। रात नींद भी आती रहेगी और सुबह वाली रूटीन भी ख़राब हो गई। बी योरसेल्फ, किसी को फॉलो नहीं करना। जिस तरीके पे आप चल रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ देखें। आप स्लो लर्नर हैं, स्लो लगे रहें, कोई बात नहीं। आप फास्ट लर्नर हैं, ओके, आप तेज़ी से लर्न करें, ज़्यादा चीज़ों को लर्न करें। तो बी योरसेल्फ। ब्रेक पे जाने से पहले ये हमारा एक पैटर्न होगा। 5 दिन का हमारे पास टाइम है और मैं 5 दिनों को 3 सेशंस में डिवाइड करूँगा। पहला सेशन लेट स्टार्ट हुआ। ब्रेक सिंबॉलिकली जिस टाइम पे लिखी हुई है उससे वेरिएशन हो रही होगी, 5, 10, 15 मिनट आगे पीछे हो रही होगी। तो आइडियली अगर सब कुछ आइडियल तरीके से चल रहा हो तो 2 से 3 बजे एक सेशन, 3:15 से 4:15, 4:30 से 5:30। कभी भी हमारा कोई टाइम सेशंस के बीच में लगा तो जो ब्रेक वाला टाइम है हम उसकी कुर्बानी मांगेंगे और उसको उठा के उसमें शामिल कर लेंगे। तो मैं हर दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा ताकि आप रुक रुक के मुझे सुने और बजाय इसके कि एक ही लंबी सिटिंग 3-4 घंटे की हो और उसके बाद आप आवाज़ार होकर बैठे हुए हों। तो पहले सेशन में हाउ टू कॉप विद दिस। नेक्स्ट सेशन में अब हमने वो बेसिक मैथ टेक्निक के पे काम करना है। मैं एक दफ़ा मैथ पे आपके मोटा तेज़ी से काम करके आपको कुछ क्विक कैलकुलेशंस की आदत डालने की कोशिश करूँगा। फिर आगे के सवालों में मैं आपको दिखाऊंगा ही क्विक कैलकुलेशंस। फिर मैं उस पर टाइम लंबी कैलकुलेशंस पे वेस्ट नहीं करूँगा, छोटी छोटी कैलकुलेशंस को देख के हम आगे बढ़ते जाएंगे। थर्ड सेशन में हम कॉस्ट के बेसिक्स और ओवरहेड्स के ऊपर बात कर रहे होंगे। आखिरी सेशन जो है उसमें कभी कभी मार्जिन होता है कि अगली क्लास अगर लेट हो तो हम तो 15-1 मिनट का बीच में बेईमानी कर लेते हैं और थोड़ा बहुत आगे चल पड़ते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट डे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन करते हुए छोटा टॉपिक है, ब्रेक इवन में दाखिल हो जाएंगे, ब्रेक इवन ख़त्म करेंगे। आप कहेंगे लो जी अजीब आदमी है, आते साथ ही ब्रेक इवन। जब हम लॉजिकली चल रहे होंगे तो ब्रेक इवन कब आएगा, कब गुजरेगा, कब समझ आ जाएगा, कब उस पर ग्रिप आ जाएगी, पता भी नहीं इंशाल्लाह लगना। लेबर करेंगे, लेबर करते हुए टारगेट कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, फिर डिसीजन मेकिंग के साथ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कवर हो जाएगा। और फिर फोर्थ डे होगा टोटल उस वाले जोन के लिए जो प्रोसेस और वेरिएंस जो कि दोनों ज़रा अहम टॉपिक्स के अंदर कवर होते हैं। एंड देन लास्ट डे, अब इसमें एक टॉपिक मैंने नहीं कवर किया विच इज़ जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और कॉस्ट का जो फ्लो है, वो एंट्री है। मुझे अगर किसी दिन टाइम मिलता है, खासतौर पे जो लास्ट डे वेरिएंस है, अगर उसके बाद कोई 20 मिनट भी मिल गए तो हम उसके फ्लो पे डिस्कशन करेंगे। कुछ नहीं मिला तो जाहिर है अगेन वही वाली बात है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ पे तो हम काम कर रहे हैं, उनको स्किप नहीं करेंगे। मैं उस गूगल ड्राइव के ऊपर कुछ अलग से वीडियो बना के आधे पौने घंटे की, 1 घंटे की उन टॉपिक्स की एक रिविज़न आप लोगों को वहाँ पर दे दूँगा। 1-2 सवालों को उसमें रेफ़र भी कर दूँगा अगर टाइम ना मिला। मैंने अभी इस वक्त मैप पे नहीं डाला क्योंकि मुझे लग रहा था वो मैप पे डालने से ना किसी बड़े टॉपिक को मुझे समेटना पड़ जाता। जो लास्ट डे है रीसेंट पेपर स्प्रिंग 2023 का हम सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह। ये 2 सेशन कंबाइन होकर एक बड़ा सेशन बन जाएगा। कोशिश करेंगे कि इसमें सवालों को कवर करें, लेकिन चूंकि समझ के कर रहे होंगे और कुछ सवाल अगर टाइम कम हुआ और लास्ट सेशन शुरू होने वाला हुआ तो हम एक जगह ब्रेक लगा देंगे। जितने सवाल रह गए हुए हैं वो मैं फिर बाद में 1-2 दिन में उसकी अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके वो आप लोगों को उसी ड्राइव में, उसी फोल्डर में दे रहूँगा। लेकिन बस असल में मैं इस पेपर को जो डिस्कस करना है ये बड़ा आसान है, मैं इसके सारे सवाल रिकॉर्ड करके भी दे सकता था। मैं चाह रहा हूँ कि मैं रीसेंट पेपर पकड़ूँ और मैं फिर आपको बताऊँ कि आपने पेपर को पढ़ते हुए टाइम मैनेजमेंट के वक्त पहला, दूसरा, तीसरा सवाल, कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, किस तरह से शिफ्टिंग करनी है, किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है। मैं ज़रा एक स्क्रीन पे एक पेपर ओपन करके आपको थोड़ी सी वो वाली कैलकुलेशन भी करवाना चाह रहा हूँ। अब जब आप आए हैं और रिवीजन क्लास ले रहे हैं तो कम से कम आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मिलनी चाहिए।
और देन एंड पे लास्ट टिप्स होंगी। मैं आप लोगों को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जो अच्छे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। मैं एक जुमला अक्सर कहता हूँ, 50 सवाल करने से बेहतर है कि 10 सवाल 5-5 दफ़ा किए जाएं। उससे बहुत ही प्यारी बात है कि 5 सवाल 10-10 दफ़ा किए जाएं। आप सवाल बार बार करें, आपका प्रोसेस समझने में टाइम लगे, आप उस प्रोसेस से गो थ्रू हों, क्योंकि हर नए सवाल में 1-2 नई वैरायटियाँ होंगी जो किताब में नहीं लिखी होंगी। वो एग्जामिनर ने उस खास सवाल को पकड़ा होगा, उसको रिफाइन करने के लिए, उसको थोड़ा डिफिकल्टी ऐड करने के लिए 1-2 एडजस्टमेंट टेढ़ी कर दी होंगी, जिसमें कुछ मैथ करके उसे सीधा करना पड़ेगा। तो आप एक टॉपिक करने के बाद उसके 5 सवाल कर लिए, 6 सवाल कर लिए, अब आप उसके 25 सवाल भी कर लेंगे ना, तो हर सवाल में 1-2 नए पॉइंट होंगे, बाकी तकरीबन प्रोसेस 70-80% सेम होगा। तो हर टॉपिक में आइडेंटिफाई ज़रूर किया करें एक आध ऐसा सवाल जो करने से उसके 70-80% कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपको लास्ट डे कोई 60 के करीब सवालों की एक लिस्ट दूँ, जिनमें से मैंने रिवीजन क्लासेस के दौरान को 20-25 तो आपकी आंखों से गुजरवा दी हूँ। कुछ ऐसे नए सवाल हों जो आपको करने में दिक्कत हो, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया होगा, सवाल करते हुए आपको परेशानी होगी, आपने तस्वीर खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में डालना है कि सर ये नहीं समझ आया, मतलब मैं आपसे एंड तक कनेक्टेड रहूँगा इंशाल्लाह ताला। हम जो यहाँ पे इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं, तो फेसबुक पे जो हमारा लाइव सेशन चल रहा है उस पर कमेंट्स में भी बच्चे आके सवाल पूछ सकते हैं, आज भी पूछ सकते हैं, रात में भी पूछ सकते हैं, लाइव भी पूछ सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं भी मौजूद हूँगा। मैं नॉर्मली रात में वहाँ पे जाके देख पाता हूँ सारे दिन के सेशन वगैरह गुजर के, तो समटाइम हमारे टीम मेंबर्स भी बीच में शामिल होते हैं। तो एक सीनियर टीम मेंबर जो पिछले काफ़ी अरसे से कॉस्ट के ऊपर काम कर रहा है वो भी मेरे साथ टीम में है। तो वहाँ पे कोई बच्चा, अगर मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ, बीच में एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया, मैं फेसबुक को इस वक्त नहीं देख सकता, तो वो साथ साथ आंसर कर रहे होंगे और मैं भी रात में जाके आंसर पे थंब अप और इस तरह से अंगूठा वो करके कि हाँ भाई ठीक है, ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं। तो आप बेशक फेसबुक पे कमेंट्स में पूछ लें। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी नहीं, अभी क्लासों के दौरान हमने उसको एडमिन ऑनली करके उसमें सिर्फ डाटा फेंकते रहेंगे, क्लासेस के बाद हम उसको ओपन कर देंगे। कोई परेशानी हो, कोई सवाल, कोई नया सवाल, कोई नई एडजस्टमेंट कुछ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। हमने एक तजर्बा लास्ट ईयर बिजनेस लॉ में किया था, लास्ट सेशन। वो ये था कि फुल ग्रुप ओपन हो तो बच्चे आवाज़ार भी रहते हैं, फिर उसमें इतने कमेंट्स होते हैं, फिर उसको म्यूट करते हैं। तो हमने एक तजर्बा किया था कि हम उसको एडमिन ऑनली रखते थे, दिन में 1 घंटे के लिए उसको ओपन कर देते थे। सबको पता होता था इस घंटे लोगों ने सवाल पूछने हैं, तो बच्चे यूज्ड टू होते थे। वो 1 घंटे ओपन हुआ, 27, 28, 20, 25, 35 सवाल वहाँ पे लोगों ने कर दिए, हमने उसको क्लोज़ कर दिया घंटे बाद। फिर 3-4 घंटे बाद टीचर बीच में जंप इन हुआ और उसने एक करके उन सारे सवालों के जवाब दे दिए। या टीचर के साथ जो टीम मेंबर अगर सवाल बहुत ही सिंपल पूछा है कि सर वो पिछले टाइम में वो सवाल आया था या नहीं आया था, या इस तरह से, तो वहाँ पर आंसर हो गया। तो इस तरह का हम एक्टिविटी यहाँ पे कॉस्ट में भी कर सकते हैं कि कॉस्ट में जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो उसके साथ हम इस तरह से करें। तो आप सवाल कभी भी पूछ सकते हैं, और ज़ाहिर है इसमें समझने के बाद प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैं आपको एंड पे लास्ट डे वो 60 के करीब जो क्वेश्चंस दूंगा, जिनमें से आधे से थोड़े से कम हम यहाँ पे तेज़ी से गो थ्रू कर लेंगे। यहाँ मजबूरी ये है कि अब सारे सवाल या एक टॉपिक के 2 सवाल भी करने बैठे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो और मैं ये भी नहीं चाह रहा कि एक कॉस्ट का एक ऐसा सेशन हो कि आप कहें जी टीचर आया, प्रेजेंटेशन चला के चला गया। तो मैं उसमें जिन सवालों में एडजस्टमेंट के लिए ओपन करना पड़ेगा वो नोट ओपन कर लूँगा। और लास्ट डे तो है ही हमारा राइटिंग एक्सपीरियंस, लिख के करेंगे, ताकि आपको भी हो ना कि टीचर हमें कह रहा है कि यूँ जल्दी कर लेना। देखें तो सही टीचर को कितना टाइम लगता है सवाल करने में। टीचर को ज़ाहिर है ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक जुमला आपको समझा रहा होगा और पेपर में आप सवाल देख के जवाब लिख रहे होते हैं। तो देखेंगे अगर टाइम में बरकत हुई तो हम पूरा पेपर डिस्कस कर सकेंगे, नहीं हो सका तो जितना मिस हो जाएगा वो मैं किसी तरीके से कंप्लीट कर दूँगा। डन। यहाँ पे फिर एक सिंबॉलिक ब्रेक की तरफ चलते हैं। तकरीबन 3:30 तो हो गए। पहला दिन इसमें ज़ाहिर है हम स्टार्ट में हमें ज़रा ज़्यादा देखना था। 3:40 पे इकट्ठे होते हैं और फिर मैथ के ऊपर ज़रा तेज़ी से डिस्कशन करते हैं। मैंने कोशिश ये की है कि मैक्सिमम कंटेंट पहले से लिखा हुआ हो ताकि कम टाइम लगे, लेकिन मैं आप लोगों को उस फ्रेमवर्क से ज़रूर गुजारूँगा। तो आप अगर किसी भी टाइम पे सोचें अच्छा मैं बाद में रिकॉर्डेड में ले लूँगा, ये मैथ वाले पोर्शन को आपने सोचना है ये सिलेबस का हिस्सा नहीं, आप इसे छोड़ देंगे, तो ये वाला काम नहीं करना। तो मैं इसलिए आते साथ ही मैथ को डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे हमने पूरा ऐसे लिखना है। ये अल्फ़ाबेट्स और ऐसे की क्या कहानी है ये मैं ब्रेक के बाद आपको बताता हूँ। 1 मिनट और कम हो गया, बच्चे कहेंगे यार जान ही नहीं छोड़े। तो 3:40 तक फिर हम ब्रेक करते हैं और 3:40 पे फिर हम जो है वो दोबारा इकट्ठे होते हैं। और सेकंड सेशन, तो फर्स्ट सेशन हमने थोड़ा सा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को डिले से स्टार्ट किया। अब हम सेशन एंड तक इसको मेकअप करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो एंड पे देखेंगे अगर हमको 10-12 मिनट हमें इधर उधर से एक्स्ट्रा मिल गए तो हम थोड़ा सा उस वक्त उसको एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है।